ठीक है। तो बताओ, कल के क्लास में हम लोगों ने जो देखा था, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी वी हैव एंडेड विद। सो व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी? क्या फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी हमने देखे थे? 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी वी हैव सीन इन द यस्टरडेज क्लास। तो व्हाट आर दोज फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी? इंपॉर्टेंट है, मतलब सही मायने में उस जगह पे किसी देश में डेमोक्रेटिक सरकार है कि नहीं है, अगर ये आपको देखना है तो आपको वो 4 फीचर उस स्पेसिफिक गवर्नमेंट में देखना आवश्यक बनता है। कौन से 4 फीचर्स हमने देखे थे? पहला क्या? द मेन पावर शुड रेस्ट विद द पीपल इलेक्टेड। ठीक है, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव्स हम लोग जिनको चुन के देते हैं उनके पास सही मायने में क्या होने चाहिए? अधिकार होने चाहिए। यह पहला कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर पहला फीचर ऑफ डेमोक्रेसी हमने देखा था। ठीक है, हमने इसमें उदाहरण भी देखा था कि जैसे पाकिस्तान का उदाहरण, कि भाई पाकिस्तान के यहाँ पे वो बोलते तो है कि हमारे यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी है, बट सही मायने में डेमोक्रेसी है क्या? नहीं, क्योंकि इलेक्शन, सिर्फ इलेक्शन करवाना इज नॉट द ओनली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, इलेक्शन तो हर जगह पे होते हैं, बट इलेक्शन है करके उसको डेमोक्रेसी हम लोग नहीं कह सकते, बिकॉज इलेक्शन के थ्रू जो लोग चुन के आ रहे हैं उनके पास सही मायने में पावर है कि नहीं है, ये भी मैटर करता है। जैसे हमने देखा था कि पाकिस्तान के पास, आज ही देखो, कल मैंने आपको पढ़ाया, आज के पेपर में आर्टिकल आया। ठीक है, आज के पेपर में आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन पेज पे एक बड़ा सा आया है आसिफ मुनीर के ऊपर। किसके ऊपर आया है? आसिफ मुनीर कौन है? पाकिस्तान का मिलिट्री का चीफ है, उसके ऊपर आया। क्योंकि अभी रिसेंटली 2 महीने में दूसरी बार वो कहां पे गया? अमेरिका में गया। ठीक है, और पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनको व्हाइट हाउस में खाने पे बुलाया, पहली बार। क्यों ये इंपॉर्टेंट है बेटा? बिकॉज जनरली क्या होता है ना, जब भी डेमोक्रेटिक सरकारें होती है तो उसमें क्या होता है ना कि सरकार का जो हेड रहता है, जैसा अमेरिका का हेड प्रेसिडेंट है, वो कैसे चुना है? तो लोगों ने, वहां के लोगों ने उसको चुन के दिया है। तो उसने किसके साथ मीटिंग करना चाहिए? पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है या फिर जो राष्ट्रपति है उसके साथ मीटिंग होनी चाहिए, बट किसके साथ हुई? मिलिट्री के साथ। ठीक है, तो ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ, ये प्रोटोकॉल के विरोध में है। प्रोटोकॉल ऐसा नहीं बोलता है, प्रोटोकॉल बोलता है कि भाई जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के साथ ही मीटिंग करेगा, क्योंकि दोनों भी चुने हुए हैं। ठीक है, बट यहाँ पे ये अलग हो गया, तो उसके ऊपर आ जाए। और वहां पे उसमें भी उस आर्टिकल में स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि भाई, कल मैंने आपको जो बताया था कि हर बाकी देशों के पास में मिलिट्री होती है, बट पाकिस्तान मिलिट्री के पास देश है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई विल शेयर दैट आर्टिकल इन योर ग्रुप, बट आप उसमें से आप देख सकते हो। सो पहला जो फीचर ऑफ डेमोक्रेसी है वो क्या है कि भाई जो लोग चुन के हमने दिए हैं उनके पास सही मायने में अधिकार होने चाहिए और उनको अधिकार एक्सरसाइज करने का राइट होना चाहिए। पहला फीचर हो गया। दूसरा फीचर हमने क्या देखा था? फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्शन तो हो रहे हैं, बट कैसे होने चाहिए? फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। सही, सभी को मौका मिलना चाहिए इलेक्शन में खड़े होने का, सभी को मौका मिलना चाहिए वोट करने का, और जो पार्टी सत्ता में है उसके इक्वल चांस होने चाहिए कि वो भी इलेक्शन क्या कर सके? हार सके। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा जो फीचर था डेमोक्रेसी का, उसमें हमने चाइना का उदाहरण देखा कि भाई चाइना खुद को बोलता है कि डेमोक्रेसी है, बट है क्या? नहीं है, क्योंकि सिंगल पार्टी है। सिंगल पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी, एक वोटिंग होता है और वो भी पूरा स्टेज वोटिंग रहता है, मतलब एक बोल सकते हैं बना बनाया कार्यक्रम रहता है। सेम नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया भी बोलता है खुद को कि हम भी भाई क्या है? डेमोक्रेसी है, बट है क्या? नहीं है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया में आपको बताऊंगा कि भाई वो हेयर स्टाइल भी गलत कर दिया तो भी वो उड़ा देता है। हेयर स्टाइल मतलब वहां पे रूल है कि हेयर स्टाइल कैसी होनी चाहिए? किम जोंग अन, जो वहां का राजा है, डिक्टेटर है, उसके समान ही वो जो बोलेगा वैसा सबको करना पड़ेगा। अगर उसके विरोध में कोई जाता है तो उसको सीधा टपकाया जाता है, फांसी दी जाती है या फिर उसको मार दिया जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब ये डेमोक्रेसी कहेंगे क्या? नहीं। सेम चाइना में, चाइना में अगर आप कुछ सरकार के विरोध में कुछ बोल दो या फिर कुछ ट्वीट कर दो, कुछ कमेंट कर दो, तो आपको इमीडिएटली अरेस्ट होता है। अपने देश में ऐसा कुछ है क्या? नहीं। हाँ होता है, कुछ कुछ केसेस आर देयर कि जहां पे जबरन किया जाता है, कुछ एफआईआर वगैरह दर्ज की जाती है, बट सभी के साथ तो नहीं होता ना। वी हैव इक्वल राइट दैट वी कैन क्रिटिसाइज आवर प्राइम मिनिस्टर, वी हैव अ राइट वी कैन क्रिटिसाइज आवर चीफ मिनिस्टर, वी कैन क्रिटिसाइज एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज देयर इन इंडिया राइट नाउ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इन देशों में ये सब नहीं होता है। मतलब दूसरा फीचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या हो गया कि जो भी इलेक्शन प्रक्रिया है वो इलेक्शन प्रक्रिया कैसे होनी चाहिए? फ्री एंड फेयर मैनर में होनी चाहिए, और जो भी बंदे सत्ता में बैठे हैं उनको इक्वल चांस होना चाहिए कि वो भी क्या कर सके? इलेक्शन हार सके। दूसरा फीचर हो गया। तीसरा फीचर हमने क्या देखा था?
एवरी एडल्ट को एक वोट मिलना चाहिए और हर एक वोट का एक सेम वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने कल उदाहरण भी देखे थे, तो कौन सा देश था, सऊदी अरेबिया का उदाहरण हमने देखा था कि महिलाओं को 2015 तक तो अधिकार ही थे नहीं। वैसे सऊदी अरेबिया में इलेक्शन वगैरह कुछ प्रक्रिया है नहीं, वहां पे क्या है, मोनार्की है, राजा टॉप पे बैठा है और राजा जैसा बोलेगा वैसे प्रजा को करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? उसके बाद हमने फिजी का भी उदाहरण देखा था, एक पैसिफिक आइलैंड नेशन। कल मैंने, याद कीजिए, कल मैंने आपको मैप दिखाया था और होमवर्क भी दिया था कि आप लोग क्या करेंगे, घर पे जाके मैप रीडिंग करेंगे और कौन से देश आते हैं पैसिफिक ओशन आइलैंड नेशन में, वो आपको देखने का मैंने टास्क दिया था। देखो ये सब प्रोसेस आपको करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे बेसिक सवाल यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फिजी में हमने देखा कि भाई वहां के जो इंडिजिनस लोग हैं, मतलब वहां के जो मूल निवासी है, इंडिजिनस लोग मतलब कौन, मूल निवासी। जैसे भारत की जब हम लोग बात करते हैं बेटा, तो भारत के मूल निवासी कौन होते हैं, भारत के आदिवासी। अबे इंडियंस नहीं, कौन, भारत के जो आदिवासी है ये इस जमीन के मूल निवासी है। फिर जो बाकी के लोग हैं आर्यंस, वो बाहर से आए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? और ये जो आदिवासी लोग थे ये पहले से, मतलब भारत बनने से कई सालों, 1000-2000 साल पहले से यहीं पे रह रहे थे, तो उनको मूल निवासी बोला जाता है और इनको इंग्लिश में बोला जाता है इंडिजिनस पीपल और या फिर इंडिजिनस ट्राइब्स। तो फिजी में जो लोग 1000-2000 साल से वहां पे रहते आ रहे हैं उनको अधिकार है, बट जो बाहर से आए हुए लोग हैं वहां पे धंधा करने के लिए, काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, उनको अभी भी अधिकार नहीं है, वोटिंग का अधिकार नहीं है। ठीक है, और यूरोप की कंट्री इस्टोनिया, वो भी हमने देखा था कि भाई वहां पे भी रशियन इथनिक माइनॉरिटी को भी वोटिंग का अधिकार नहीं है। ठीक है, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, तीसरा फीचर हो गया डेमोक्रेसी का। और चौथा और आखिरी कौन सा फीचर हमने देखा था कि जो भी सरकार लोगों ने चुन के दी है उस सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के काम करना चाहिए और लोगों को उनके अधिकार देना चाहिए। ठीक है, सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एनी गवर्नमेंट विच क्लेम्स टू बी डेमोक्रेटिक वन। अगर वो खुद को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह रहे हैं तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पे अगर वो सरकार फुलफिल हो रही है, अगर ये टिक मार्क आ रहे हैं, तो समझ लेना कि वो सरकार सही मायने में क्या है, डेमोक्रेटिक है। बट अगर ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक भी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर वो सरकार फुलफिल नहीं करती है तो उसको हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते। सिर्फ वो नाम के लिए डेमोक्रेटिक हो जाएंगी, बट सही मायने में एक्चुअल गवर्नमेंट होंगी क्या, वो डेमोक्रेटिक नहीं रहेंगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? ठीक है, ऑफ ऑनलाइन में बेटा कल तक हमने यहां तक देख लिया था। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ऑनलाइन में किसी को कल तक डाउट है क्या? आपको किसी को डाउट है? नहीं? ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, आज के लेक्चर में शुरू करने से पहले देयर आर सर्टेन कार्टून्स विच आई विल शो यू। ठीक है, आपको हर एक कार्टून से क्या समझता है मुझे बताना है और उसके बाद आई विल गिव यू माय एलैबोरेशन कि भाई वो कार्टून क्या रिप्रेजेंट करता है। जनरली ये जो भी कार्टून्स मैं अभी आपको दिखा रहा हूं ना, आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो न्यूज़पेपर में एक तो फ्रंट पेज पे या फिर अंदर के दूसरे तीसरे पेज में ना ऐसे कार्टून्स आते हैं और ये हर पेपर में होता है। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस में नहीं, हर पेपर में होता है, लोकल पेपर में भी रहता है, हर पेपर में रहता है। इनको जनरली कहा जाता है सैटिरिकल कार्टून्स बोला जाता है। कौन से कार्टून बोला जाता है? सैटिरिकल कार्टून, सटायर बोला जाता है इनको इंग्लिश में। क्या बोला जाता है? पॉलिटिकल सटायर। ठीक है, सॉरी गाइस, एक मिनट, क्या बोला जाता है इनको? पॉलिटिकल सटायर। सटायर का मतलब होता है ह्यूमर। ठीक है, ह्यूमर हम लोग क्या करते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं तो हम लोग कोई सीरियस टॉपिक आ गया तो उस पर कोई जोक मार देता है। मतलब क्या होता है कि जोकिंग तरीके से या फिर फन वे में हम लोग कठिन से कठिन टॉपिक जो समझाने की कोशिश करते हैं उसको बोलते हैं सटायर। अब ये सटायर किसके माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है? कार्टून के माध्यम से। इसको जनरली हिंदी और मराठी में व्यंग कहते हैं, व्यंगात्मक तरीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंग बोलते हैं। ठीक है, सो अब बेसिकली ये आपको शायद से पता होगा, ये अपने शिवसेना के फाउंडर कौन, बाला साहेब ठाकरे, ही वॉज अ वेरी गुड आर्टिस्ट, कार्टूनिस्ट। ठीक है, सेम राज ठाकरे इज अ वेरी गुड कार्टूनिस्ट। ठीक है, ये क्या है, व्यंगात्मक चित्र बनाते थे। व्यंगात्मक मतलब क्या होता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक को, कोई हॉट टॉपिक को अगर आपको फन वे में बताना है, सो दिस इज द बेस्ट मीडियम। और अगर आप न्यूज़पेपर देखो तो न्यूज़पेपर में ऐसे जनरली एक कॉलम ही रहता है
कि जिसमें ये कार्टून पब्लिश होते ही हर दिन पब्लिश होता है, जो भी कल का विषय रहेगा उस पर पब्लिश किया जाएगा। और इसमें अलग अलग व्यक्तियों को जो राजनीतिक बड़े बड़े पदों पे है, प्रधानमंत्री रहने दो, राष्ट्रपति रहने दो, उनको व्यंग्यात्मक तरीके से दिखाया जाता है और जो भी उनकी चीजें है वो रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है, कि ताकि लोग क्या करें, ह्यूमरस वे में वो पॉइंट को समझे। समझ में आ रहा है? सीरियस वे में नहीं, कैसे? ह्यूमरस वे में। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज पॉलिटिकल सटायर। सटायर का मतलब होता है ह्यूमरस वे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? ठीक है। सो यहाँ पे देखो, ये पहला कार्टून है बेटा, ठीक है। ये कार्टून जो है ये बनाया है आर के लक्ष्मण ने। आर के लक्ष्मण बहुत ही प्रख्यात कार्टूनिस्ट थे, ठीक है, एंड वॉज अ वेरी फेमस पर्सन। इसके मतलब इनके जो पेपर में कार्टून बहुत ज्यादा छपते थे। इनका एक कोट है, अ कार्टूनिस्ट बिजनेस इन अ डेमोक्रेसी इज टू एक्सरसाइज हिज राइट टू criticize, ridicule and find fault with political leaders through cartoons। क्या बोलते थे ये कि भाई जो कार्टूनिस्ट है इनका काम डेमोक्रेसी में क्या होता है? तो इनका काम डेमोक्रेसी में होता है कि क्रिटिसाइज करे, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप करे, रिडिक्यूल करे मतलब छेड़ निकाले, ठीक है। तीसरा फाइंड फॉल्ट, फॉल्ट निकाले किसके साथ? पॉलिटिकल लीडर्स थ्रू कार्टून्स। So this is the quote of him, which shows that in a democracy, any person or any citizen has a right to criticize the government, has a right to ridicule the government, has a right to bring out the fault within a government through different ways, and one of the way of expression is through cartoons। कोई बोल के बोल सकता है ना? कल हमने देखा ना, राइट टू इक्वेलिटी, उसके बाद राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज देयर। कौन सा राइट है? राइट टू फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो ये जो अधिकार है ये भी हमको किसने दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ये अधिकार कौन सा अधिकार कहलाता है? फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकार कहलाता है कि भाई डेमोक्रेसी के अंदर सभी नागरिकों को किसका अधिकार है? राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि हम खुले मन से हम किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने व्यूज, अपने थॉट्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हम पर कोई भी बंधन वहां पे नहीं डाल सकता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? सो कार्टून भी क्या है? कार्टून इज ऑल्सो अ वे ऑफ एक्सप्रेशन। कार्टून भी क्या है? इट इज ऑल्सो अ वे ऑफ एक्सप्रेशन। समझ में आ रहा है? ठीक है। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सच काइंड ऑफ एन कार्टून। सो पहले देखो, ये पहला कार्टून है बेटा आपके, इसमें क्या लगता है आपको? पढ़ो, ऑनलाइन के स्टूडेंट्स आप भी पढ़ो, और क्या लगता है आपको मुझे शॉर्ट में बताओ, जल्दी बताओ। देखो क्या क्या लिखा है यहां पे, बोर्ड पे लिखा है जेपीज मूवमेंट। अब जेपी मूवमेंट पता है आपको? पता है क्या? नहीं पता है? ठीक है, नहीं पता है। ये यहां पे क्या लिखा है? एंड दिस इज टू सेव डेमोक्रेसी। अब बेसिकली देखो, ये अंडरस्टैंड कैसे करना मैं आपको शॉर्टली बता देता हूं। अब आप लोगों को थोड़ा जनरल नॉलेज कम है आपका, तो क्या कर सकते हैं बेटा, ये जेपी जो नाम यहाँ पे लिखा है ना, अब ये जो कार्टून है ना, ये कार्टून जब पब्लिश हुआ था, ये पब्लिश हुआ था 1970 के दशक में। कब पब्लिश हुआ था? 1970 के दशक में। 1970 के दशक में स्पेसिफिकली एक मूवमेंट शुरुआत हुई थी, एक रिवोल्यूशनरी मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, जिसका नाम था जयप्रकाश नारायण मूवमेंट। उसको शॉर्ट में जेपी मूवमेंट कहा जाता था। अब ये जेपी मूवमेंट किसने शुरू की थी? जिस बंदे का नाम था उसका नाम था जयप्रकाश नारायण, ठीक है। और इसने ये मूवमेंट बिहार से शुरू की थी, और बिहार से शुरू होते होते ये पूरे भारत भर फैल गई थी। कारण क्या था इस मूवमेंट को शुरू करने का? क्योंकि उस समय जो सरकार थी, केंद्र सरकार और अलग अलग राज्य सरकारें थी, इनमें बहुत ज्यादा पैमाने में भ्रष्टाचार था, बहुत ज्यादा पैमाने में ट्रांसपेरेंसी कुछ भी नहीं थी, और अथॉरिटेरियनिज्म था, मतलब हुकुमशाही समान शासन चल रहा था, लोगों की कोई भी बात सुनी नहीं जा रही थी। तो ऐसे कंडीशन में इस बंदे को लगा, जयप्रकाश नारायण को, कि भाई अभी ये बहुत हो गया और अभी हमको क्रांति लानी पड़ेगी, और क्रांति लाने के लिए हमको देश भर आंदोलन करने पड़ेंगे। तो वो जो मूवमेंट थी, उस मूवमेंट को नाम दिया गया जेपी मूवमेंट। शुरू करने वाला बंदा जो था उसके ऊपर से वही मूवमेंट का नाम पड़ा, दैट इज जेपी मूवमेंट। अब देखो यहाँ पे कैसा पोस्टर है, ये बैठे हैं जयप्रकाश नारायण, ठीक है, और जयप्रकाश नारायण का एक दुकान है, इनको वेंडर करके दिखाया। और ये दुकान के बाहर कैसे रहता है? बोर्ड रहता है ना कि हमारे पास ये सॉल्यूशन है भाई, ये चीजें मिलती है। तो इस यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा है। पहला लिखा है रेडी क्यूर फॉर ऑल एलिमेंट्स इंक्लूडिंग नागा प्रॉब्लम, मतलब सारे जड़ों की दवाएं, सारे दुखों की दवाएं हमारे पास है। और उसमें का
ये जो प्रॉब्लम लिखे गए ये देश के प्रॉब्लम थे। तो उसमें का पहला प्रॉब्लम था नागा प्रॉब्लम। नागालैंड आपको पता है हमारे देश में एक राज्य है नागालैंड, वहां पे नागा जो लोग थे उनको कुछ इश्यूज थे, तो उनको लेके चल के वहां पे प्रॉब्लम चल रहे थे, तो वो एक प्रॉब्लम लिखा। दूसरा था पाकिस्तान का प्रॉब्लम, चाइना, इंडिया, और लिस्ट लिखी गई है। मतलब क्या, ये जयप्रकाश नारायण बैठे हैं और इनके पास में लोग आ रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि भाई देखो ये मेरे पास दीज आर द प्रॉब्लम्स विद अस, और ये दवाइयां मैं आपको दे रहा हूं। और दवाइयां देते वक्त उन्होंने एक दवाई क्या दी है, मिलिट्री रूल, वेरी इंपॉर्टेंट, मिलिट्री रूल। और उसके ऊपर एक सरकास्टिक मैनर में कमेंट लिखा गया है, एंड दिस इज टू सेव डेमोक्रेसी। ये इमेज क्या रिप्रेजेंट करता है समझो आप, कि उस टाइम पे जब सरकार पे आरोप लगाए जा रहे थे, क्या लगाए जा रहे थे कि सरकार करप्ट है, सरकार में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कि भाई लोग अगर सवाल पूछे तो किसको सवाल पूछे, सरकार कुछ भी जवाबदेही नहीं कर रही है। तो ऐसे कंडीशन में ये मूवमेंट शुरू हुआ, और किसने शुरू किया, जयप्रकाश नारायण ने। बट जयप्रकाश नारायण ने उस समय इस मूवमेंट का जो सोल्यूशन निकाला था कि भाई क्या होना चाहिए, अब सरकार अगर अच्छे से काम नहीं कर रही है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो उस टाइम पे जयप्रकाश नारायण ने जो सोल्यूशन दिया था वो क्या था, मिलिट्री रूल का। अब आप सभी को पता है मिलिट्री रूल पाकिस्तान में, ठीक है, मिलिट्री रूल देश के म्यांमार, हमारा बगल वाला कंट्री, वहां पे भी मिलिट्री रूल है। मुझे बताइए मिलिट्री रूल में डेमोक्रेटिक अधिकार आपको मिलेंगे क्या, नहीं मिलते। सिंपल सी बात है भाई, आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो भी पावर मिलिट्री के पास है, मिलिट्री बोलेगा क्रिटिसाइज कर रहे उड़ा दूंगा, ठीक है। और ऊपर में क्या लिखा है, एंड दिस इज टू सेव डेमोक्रेसी। मतलब क्या है कि जो जयप्रकाश नारायण ने जो सोल्यूशन दिया था मिलिट्री रूल का, दैट वाज इन कॉन्ट्राडिक्शन टू द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ रहा है, मतलब क्या विरोधाभास समझ में आ रहा है कि भाई एलिमेंट्स, ये इसको वेंडर सामान दिखाया, इनके पास प्रॉब्लम्स की लिस्ट है और ये सॉल्यूशन दे रहे हैं। सॉल्यूशन क्या दे रहे हैं, मिलिट्री रूल लगाओ भारत में। बट भाई मिलिट्री रूल लगाना इतना आसान था क्या, नहीं था। बेसिकली ये मूवमेंट की शुरुआत 1970 के दशक से शुरुआत हुई थी, और इंदिरा गांधी जो थे, मेन उनका टारगेट था इंदिरा गांधी, बिकॉज इंदिरा गांधी एट दैट टाइम टर्न इनटू अथॉरिटेरियन। मतलब क्या, ये लाई थी, इमरजेंसी लगवाई थी, और इमरजेंसी के तहत फिर इनको जेल में वगैरह डाला गया, फिर ये चीजें हो। तो तब ये जो इमेज था या फिर जो कार्टून था, दिस कार्टून वाज पब्लिश इन द न्यूज़पेपर। अब ये कार्टून क्या है ना, इसको बोलते हैं बेटा पॉलिटिकल सटायर। ये ऐसे जो कार्टून्स पब्लिश होते हैं इसी को क्या कहा जाता है, पॉलिटिकल सटायर। मतलब देखो कितना डीप मीनिंग है, बट रिप्रेजेंट कैसे किया, एकदम सिंपलिस्टिक मैनर। मतलब एट द सेम टाइम उस स्पेसिफिक कार्टूनिस्ट ने जयप्रकाश नारायण को भी क्रिटिसाइज किया। कैसे क्रिटिसाइज किया कि भाई ये बंदे के पास सोल्यूशन कौन से दे रहा है, मिलिट्री रूल के। और जब भी मिलिट्री रूल लगता है तो जो भी आपके अधिकार होते हैं, जो भी आपके अधिकार संविधान के अंतर्गत आपको दिए जाते हैं, उदाहरण के तौर पे सबसे महत्वपूर्ण अधिकार आपको जो दिया जाता है दैट इज फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार। जैसे कल मैंने बताया था राइट टू इक्वालिटी का, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी के बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये सारे अधिकार आपसे छीने जाते हैं टेम्पररी। जब तक मिलिट्री रूल लगा रहेगा तब तक आपको ये अधिकार नहीं मिलेंगे, जो मिलिट्री वाले बोलेंगे वो आपको करना पड़ेगा। मतलब जो कल हमने देखा था फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, वो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे। इवन आपके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, मतलब हमने जिनको चुना हुआ रहता है, वो भी पावरलेस बन जाते हैं, वो भी कोई भी आप एक्शन, कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझा पहला डिपिक्शन, ठीक है। सो दिस वाज द कार्टून विच वॉज पब्लिश इन 1970s। किसने ड्रॉ किया था, आर के लक्ष्मण। घर पे जाना, आर के लक्ष्मण के बारे में थोड़ा पढ़ लेना कि कौन बंदा है, क्या है, बहुत फेमस बंदा था। उसके बाद अब ये देखो, अब ये कार्टून तो अभी रिसेंट वाला है, मतलब 2012 का है, ठीक है। क्या है, यहाँ पे देखो एक वुमेन का फोटो है। अब दिस वुमेन, बाजू में लिखा है ममता। अब ममता मतलब कौन, पश्चिम बंगाल की जो करंट चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उनके ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे उनकी फोटो है, और ये फोटो से, मतलब ये कार्टून है, पॉलिटिकल सटायर है, और ये फोटो से क्या कर रहा है, रीडर का गला दबा रहे कि मेरे फोटो की तरफ ऐसा मत देख, और देखेगा तो तेरे पे कार्रवाई करूंगी, बराबर है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस इमेज। अब ये कैसा है, यहाँ पे देखो, हाउ डेयर यू लाफ एट दिस कार्टून, क्या लिखा है, हाउ डेयर यू लाफ एट दिस कार्टून। बेसिकली अब ये पॉलिटिकल सटायर का जो कंटेक्स्ट था वो मैं आपको बताता हूं। 2012 में वेस्ट बंगाल में ना एक प्रोफेसर थे, जादवपुर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे मोहपात्रा करके।
उन्होंने उनके कुछ फ्रेंड्स को एक कार्टून बनाया था, और उस कार्टून में उस टाइम की जो चीफ मिनिस्टर थी वेस्ट बंगाल की, ममता बनर्जी, और उनके कुछ कलीग्स जो थे, उनका कार्टून बना के उन्होंने सर्कुलेट किया था। तो ऐसे कंडीशन में जब ये लोगों को, जब ये सरकार को पता चला कि भाई ये प्रोफेसर ऐसे ऐसे कर रहा है, हमारे कार्टून बना के हमारी हंसी मजाक उड़ा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में वहां की सरकार ने क्या किया, उस पर एफआईआर डाल दी कि भाई चलो भाई इसको जेल में लेते हैं, ये बहुत ज्यादा उड़ रहा है करके। ठीक है, बट मैंने अभी क्या बताया कि डेमोक्रेसी में वी हैव द राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, ठीक है, टू रिडिक्यूल द गवर्नमेंट, टू मेक फन ऑफ गवर्नमेंट, बराबर है, अधिकार है हमको, ठीक है, बट लिमिटेशन। कोई अगर मान लो कार्टून बना के गाली गलौज दे रहा है, चलेगा क्या? नहीं, बट आप व्यंग्यात्मक टिप्पणी कर सकते हो, दैट इज अलाउड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये 2012 का जो इंसिडेंट है उसमें वो स्पेसिफिक प्रोफेसर ने बनाया, उसको बेचारे को उसने सर्कुलेट वगैरह किया होगा, उसको अरेस्ट हुई, और उसके बाद ये कार्टून छप के आया। ये कार्टून में फिर क्या दिखा जा रहा है कि देखो भाई कि जो डेमोक्रेसी के अंतर्गत हमको अधिकार मिला है, पहला अधिकार कौन सा मिला है? राइट टू इक्वालिटी का है। दूसरा का है राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बराबर है, फ्री स्पीच का अधिकार है और एक्सप्रेशन करने का अधिकार है। तो ये कार्टूनिस्ट के लिए व्हाट इज द वे ऑफ एक्सप्रेशन? टू ड्रॉ कार्टून, वो एक्सप्रेस कर रहा है अपनी फीलिंग, बराबर है। दूसरी बात, राइट टू डिसेंट इज ऑल्सो देयर। कौन सा राइट है हमारे पास? राइट टू डिसेंट। मतलब अगर सरकार कोई निर्णय लेती है तो जिस प्रकार हम लोग सरकार को समर्थन दे सकते हैं, उसी प्रकार अगर सरकार कोई डिसीजन लेती है और अगर वो डिसीजन हमको पसंद नहीं है तो हम लोग उसका विरोध भी कर सकते हैं। इसके लिए सरकार हमको जेल में नहीं डाल सकती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? अब वो जो प्रोफेसर होगा उसने जो ममता दीदी का और उनके कलीग्स का जो भी कार्टून बनाया होगा वो कुछ वल्गर नहीं था, दैट वाज जस्ट कार्टून। तो ऐसे कंडीशन में उसको भी अधिकार है, अगर उसको ममता दीदी का अगर सरकार पसंद नहीं आ रहा है तो ही हैज द राइट टू क्रिटिसाइज हर गवर्नमेंट, बराबर है। मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी के अंदर जैसे हमको राइट टू फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसी प्रकार हमको अधिकार कौन सा है? राइट टू डिसेंट। तो मतलब क्या, ये ममता दीदी की सरकार ने क्या किया, बेचारे उस प्रोफेसर पे एफआईआर लगवा दी। केस कितने साल चला बेटा? कितने साल चला होगा? 10 साल चला। 10 साल के बाद 2023 में वो जो प्रोफेसर है वो एक्विटेड कर दिया। एक्विटेड मतलब क्या? बेगुनाह करके साबित हुआ और छूट गया। केस कितने साल चली? 10 साल। कितना मैटर था? बहुत ही छोटा मैटर था, ठीक है। इस एंगल से आपको पता चलता है कि हमारे देश में जुडिशियरी की अवस्था कैसी है, बहुत क्रिटिकल है, ठीक है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, सनी देओल का डायलॉग याद करना, दैट इज द रियलिटी ऑफ जुडिशियरी आज के टाइम में। लैक्स ऑफ केसेस आर पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, ठीक है, कुछ भी डिसीजन नहीं होता है और बेगुनाह लोगों को 15-15, 20-20 साल जेल में रहना पड़ता है और उसके बाद फिर जब डिसीजन आता है कि ये बेगुनाह करके, तो उसके कितने साल गए? 20 साल ऑलरेडी उसके चले गए। मतलब क्या हुआ है? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन कि अगर आप जस्टिस डिले कर रहे हो मतलब आप बेसिकली क्या कर रहे हो कि उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिल रहा है, वो वैसे ही जा रहा है। मतलब क्या कि जुडिशरी फेल हो रही है। उदाहरण के तौर पे बेटा करंट में देखो, अभी करंट में क्या चल रहा है। इफ यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, अगेन आई हैव टोल्ड यू व्हेनेवर पॉलिटिकल क्लासेस हैपन, सो इट्स रिस्पांसिबिलिटी ऑफ यूएस टू गो थ्रू द वीक्स करंट अफेयर। अभी केस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रे डॉग्स के ऊपर। किस पे चल रही है? स्ट्रे डॉग्स, रास्ते पे जो घूमते हुए कुत्ते, उनके ऊपर। बेटा अभी मेरे को बताओ, अपने देश में इतने प्रॉब्लम है, अपने देश में इतने प्रॉब्लम है, लोग 15-15, 20-20 सालों से जेल में बेगुनाह होने के बावजूद भी पड़े हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट उसके वर्डिक्ट दे रहा है कुत्ते के ऊपर। और ये कुत्ते के ऊपर कौन सी बार है? 2024 में इसके पहले ही वर्डिक्ट आया है, मतलब 2 साल में दूसरी बार। और ये भी केस कैसा आया है? सू मोटो लिया है। सू मोटो मतलब क्या? सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही केस ले लिया। आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने केस खुद ही ले लिया, क्योंकि कोई भी अगर इंपॉर्टेंट मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है तो सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू टेक दैट केस एज इट इज। मतलब किसी ने अगर सू मोटो भी ले सकता है। सू मोटो का मतलब होता है एज इट इज। कोर्ट को लगता है महत्वपूर्ण है तो ले लेगा, कंसिडर कर ले। समझ में आ रहा है? अब ये भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है सुप्रीम कोर्ट पे कि भाई इतने बड़े मैटर पड़े हैं हमारे सामने, हाँ 10-10, 15-15 साल से लोग जेल में पढ़ रहे हैं, जेल में वैसे ही पड़े विदाउट एनी कन्विक्शन। कन्विक्शन मतलब जब आरोप प्रूफ होते हैं तब उसको कन्विक्टेड कहा जाता है। एक्विटेड मतलब उसको छोड़ा जाता है, वो बेगुनाह हो गया, ठीक है। आरोपी मतलब एक्यूज्ड,
एक्यूज मतलब जब भी आरोप लगाए जाते हैं, मान लीजिए मेरे पे आरोप लगा है तो मैं एक्यूज हो गया, मैं आरोपी हो गया, बट जब तक मेरे ऊपर का आरोप सिद्ध नहीं होता है, प्रूफ नहीं होता है, तब तक मैं बेगुनाह रहता हूं, तब तक मैं बेगुनाह रहूंगा। अगर मेरे ऊपर के आरोप, लगाए गए आरोप अगर सच निकलते हैं, मतलब मेरा क्या हो गया, कन्विक्शन हो गया, मैं कन्विक्टेड हो गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो कन्विक्टेड, एक्यूज्ड एंड एक्विटेड। एक्विटेड का मतलब क्या होता है, बेगुनाह छूट जाना। समझ में आ रहा है? तो डेमोक्रेसी में क्या है, आपको राइट टू डिसेंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड राइट टू डिसेंट इज देयर। तो ममता दीदी ने क्या किया, उस प्रोफेसर पे लगाया एफआईआर, मतलब उसका जो राइट टू डिसेंट था उस प्रोफेसर का, उसको सप्रेस किया। तो मैं कह सकता हूं कि ये इमेज से मुझे पता चलता है कि देयर इज अ सप्रेशन ऑफ डिसेंट एट दैट टाइम अंडर द रूल ऑफ ममता बनर्जी। Is it clear to everyone? Again, it is in contravention to the constitutional provision. Is it clear to everyone? समझ में आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी मेंशन किया गया उसके विरोध में ही जा रहा है, मतलब हमारे फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकार का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, वॉयलेशन हो रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? सो ये दूसरा इमेज देखो, इस पर ही मैंने अभी जो बताया आपको कि कोलकाता प्रोफेसर हु शेयर्ड ममता बनर्जीज कार्टून एक्विटेड आफ्टर 10 years. हाउ मेनी years? 10 साल के बाद एक्विटेड किया गया। एक मिनट गाइस, ठीक है, 10 साल के बाद उसको बेगुनाह बरी किया गया, बट बेचारे के पीछे लगी ना 10 साल, उसको उसके पीछे टेंशन होगा ना कि क्या चलेगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर एक ही साल में अगर निर्णय लग जाता, 6 महीने में निर्णय लग जाता, तो शायद से वो भी फ्री हो जाता और जुडिशरी का भी जो बर्डन था वो भी कम हो सकता था, बट ऐसा हुआ क्या, नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे जुडिशियल सिस्टम में तारीख पे तारीख चलते ही रहती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा इतना? ठीक है, उसके बाद ये तीसरा इमेज देखो। अभी हम हमारे ये पीछे जो है ना, दिस इज अमित शाह। ठीक है, अमित शाह है, अमित शाह, और ये सामने है अपोजिशन। अमित शाह क्या कर रहे हैं, अब ये जनरली ना, जब मणिपुर का विषय हुआ था, आपको सभी को पता है कि मणिपुर वाज बर्निंग 1 to 1.5 years बैक, तो उस टाइम पे अपोजिशन वाले डिमांड कर रहे थे कि जब पार्लियामेंट शुरू हो गया था कि भाई सरकार ने जवाबदेही करनी चाहिए कि भाई मणिपुर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उस पर कोई भी सरकार की तरफ से एक्शन नहीं हो रही थी या फिर जवाब नहीं मिल रहा था। तो ऐसे कंडीशन में अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे थे और बोल रहे थे कि पार्लियामेंट में बातचीत करो, पार्लियामेंट में डिबेट करो, किस पर, मणिपुर के विषय में। बट सरकार कुछ भी नहीं कर रही थी, तो ऐसे कंडीशन में ये कार्टून पब्लिश हुआ। और ये कार्टून में क्या बताया कि भाई अमित शाह जी अपोजिशन वालों को मुंह दबा रहे, भाई मत बोल मणिपुर, मत बोल। ठीक है, सो वही है अपोजिशन यहाँ पे दिखाया गया, कीप क्वाइट कीप क्वाइट कीप क्वाइट। अपोजिशन वाला क्या बोल रहा है, वी रियली वांट डिस्कशन ऑन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? अब ये क्या है, व्यंग्यात्मक है। अब इसमें अगर अमित शाह देखेंगे, बोलेंगे साला ऐसे कैसे किया इसने, इसको पकड़ता हूं, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज क्या है, डेमोक्रेसी में अभी मैंने बताया कि कार्टूनिस्ट हैव द पावर टू एक्सप्रेस द डिसेंट, to express, to ridicule the government, to criticize the government, or to find the fault inside the government. That is the responsibility of a cartoonist. और ये कौन से कार्टूनिस्ट रहते हैं, ये पॉलिटिकल सटायर करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, उसके बाद राहुल बाबा पे। ठीक है, अब ये जो कार्टून है ना, ये कार्टून अब राहुल गांधी के ऊपर है। ठीक है, अब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर आप बीजेपी के विरोध में है, कांग्रेस के विरोध में। अगेन मैंने आपको पहले ही बताया, हमारा काम क्या है, दोनों भी साइड को समझना और हमारा न्यूट्रल ओपिनियन बनाना। दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज अल्टीमेटली वी वांट टू बी वर्किंग फॉर गवर्नमेंट। ठीक है, सॉरी, वी वांट टू वर्क फॉर गवर्नमेंट। सो इन सच काइंड ऑफ एन सिनेरियोस और अप्रोच और एटीट्यूड शुड बी इन अ न्यूट्रल वे। किसी की भी सरकार है, फिर कांग्रेस की है, बीजेपी की है, और कोई तीसरी पार्टी की। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे कौन है, राहुल गांधी है। अब ये उस टाइम पे था, हरियाणा के इलेक्शंस थे। ठीक है, अब उस टाइम पे हरियाणा के इलेक्शंस थे। अब राहुल गांधी इज अ फेस ऑफ कांग्रेस पार्टी, इज नॉट ए प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी। प्रेसिडेंट कौन है, खड़गे जी। ठीक है, कौन है, खड़गे जी। तो यहाँ पे क्या है, क्या लिखा है कि राहुल गांधी प्लेन पे बैठ के यूएसए जा रहे हैं, और क्या लिख रहे हैं, टेक केयर खड़गे जी। खड़गे जी नीचे, और खड़गे जी कहाँ पे जा रहे हैं, हरियाणा में जा रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि हरियाणा में इलेक्शन थे। मतलब ये दिखा रहा है कि भाई अपोजिशन पार्टी की, वहां पे अपोजिशन पार्टी के जो लीडर है, जब इलेक्शन आते हैं तो यूए फॉरेन में जा रहे हैं, बल्कि उन्होंने कहां पे होना चाहिए, हरियाणा में होना चाहिए। बराबर है? क्योंकि मैंने कल ही बताया कि डेमोक्रेसी में जितना महत्वपूर्ण काम सरकार का है, उससे कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाना पड़ता है अपोजिशन को। अगर अपोजिशन स्ट्रांग रहेगा तो अपोजिशन क्या करेगा, सरकार को अकाउंटेबल करता है, यार तूने डिसीजन लिया, बता ऐसा क्यों लिया।
बराबर है ना आप? इसीलिए डेमोक्रेसी कब स्ट्रांग बनेगी? जब तक अपोजिशन स्ट्रांग नहीं है तब तक डेमोक्रेसी स्ट्रांग नहीं रह सकती, ध्यान में रखना। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है बेटा? एलओपी का पोस्ट रहता है। किसका पोस्ट रहता है? एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, सो लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? राहुल गांधी जी, बराबर है। और लीडर ऑफ अपोजिशन को जो अधिकार मिलते हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर को जो अधिकार रहते हैं, जो पावर्स रहते हैं, सेम अधिकार पावर्स किसको रहते हैं? लीडर ऑफ अपोजिशन को। मतलब एक कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिलता है उनको। क्यों दिया जाता है? बिकॉज डेमोक्रेसी में जितनी महत्वपूर्ण सत्ता पक्ष है उससे कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? विपक्ष। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और विपक्ष का काम क्या है? कि सरकार को कटघरे में खड़ा करना और हर चीज के लिए जवाबदेही पूछना। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एंड दैट इज द वर्क ऑफ अपोजिशन। अगर अपोजिशन वाले बोल रहे हैं सरकार को कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया बता, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू आंसर अपोजिशन। सरकार ऐसा नहीं बोल सकती है एंटी नेशनल है, एंटी नेशनल है, नहीं। ठीक है, अगर हर चीज के लिए सरकार बोलेंगी कि एंटी नेशनल है तो लोग सवाल ही नहीं खड़ा करेंगे। समझ में आ रहा है? सो दैट इज देयर ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई पता होना चाहिए, जो फैक्ट्स है, फिगर्स है, ट्रूथ है, वो सबके सामने आना चाहिए। और अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि भाई ये हुआ है तो क्यों हुआ है, बराबर है। अब व्हाट लेड टू ऑपरेशन सिंदूर? पहलगाम अटैक। पहलगाम अटैक क्यों हुआ? भाई किसी की तो जवाबदेही होंगी ना, किसी ने तो भी, किसी डिपार्टमेंट ने तो भी काम नहीं किया होगा तभी जाके हुआ ना। कि भाई वो दहशतगर्द बॉर्डर से 50-60 किलोमीटर अंदर आ रहे हैं, एक मिलिट्री का पर्सनल वहां पे नहीं है, कुछ नहीं है, इंटेलिजेंस फेलियर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का फेलियर है, भाई किसी की तो भी जवाबदेही बनती है। तो ऐसे कंडीशन में ये तो इंपॉर्टेंट चीज है, बट यहाँ पे जवाबदेही हो बनी क्या? नहीं बनी। मतलब अब ये भी काम किसका है? अपोजिशन का काम है कि सरकार को कटघरे में खड़ा करे और सरकार को पूछे कि बताओ भाई क्या किया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, आपने क्या एक्शन ली। ये सारी चीजें बताना किसका काम है? किसका काम है? सरकार का काम है, अपोजिशन को। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे राहुल गांधी, और राहुल गांधी की आदत थी, अभी अभी थोड़े मैच्योर बने, बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन अभी रिसेंटली देखने को मिला है, बट पहले नहीं थे ऐसे। 2-3 साल पहले पूरा इमेच्योर समान बिहेवियर था। इलेक्शन होते थे तो भाग जाते थे और इनमें जाते थे, इधर जाते थे, तो ये कार्टून के थ्रू उनको टॉन्ट मारा गया कि देखो भाई कैसा नेता है ये, इलेक्शन हो रहे हैं, मोदी जी 10-10 बार जा रहे हैं, 10-10 बार जा रहे हैं प्रचार करने, उनको पता है अहमियत क्या है। ठीक है, तो ऐसी अहमियत इनको भी पता होती तो शायद से क्या होता, रिजल्ट्स अलग आते। समझ में आ रहा है? तो हरियाणा भी हार गए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये दूसरा। तीसरा, अब ये मोदी जी के ऊपर है। ठीक है, अब ये मोदी जी के ऊपर है। एक साइड में क्या है कि मोदी जी जब भाषण देने आते हैं तो मोदी जी के भाषण में बहुत सारे विषय है, तो पूरे विषय यहाँ पे लिखे गए, और जब मणिपुर की बात बोली गई तो चुप थे। ठीक है, अब ये व्यंग्यात्मक टिप्पणी है। आपको लगेगा कि सर आप प्रधानमंत्री को ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैंने अभी बताया कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव अ राइट, हम लोग क्या कर सकते हैं? सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। फिर सरकार को जब क्रिटिसाइज कर सकते हैं तो उसमें सब आ गए, प्रधानमंत्री भी आ गया, प्रधानमंत्री भी उससे परे नहीं है, बिकॉज वो भी क्या है? सरकार का ही मुखिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? तो ये मोदी जी के ऊपर, और ये सभी राजनीतिक दलों पे क्या लिखा गया है देखो। एक साइड में क्या है? राहुल बाबा क्या बोल रहे हैं मोदी जी को कि आई डेयर यू टू लिसन टू माई स्पीच फॉर 15 मिनट्स इन द पार्लियामेंट। मोदी जी क्या बोल रहे हैं कि आई डेयर यू टू गिव अ 15 मिनट स्पीच ऑन कर्नाटका गवर्नमेंट्स अचीवमेंट, क्योंकि सरकार कर्नाटका में किसकी है? कांग्रेस की। ठीक है, और यहां पे तीसरा एक गरीब इंसान है जिसके शर्ट पे लिखा है इंडिया, वहां पे भारत होता तो बहुत अच्छा होता, उसके शर्ट पे लिखा है इंडिया। मतलब ये आम जनता है जो पूछ रही है कि आई डेयर बोथ ऑफ यू टू लिसन टू मी फॉर 10 मिनट्स, कि भाई आप दोनों से मेरी विनती है कि आप दोनों का जाने दो, बट मेरी बात सुनो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मतलब क्या है? दिस इज ऑल्सो पॉलिटिकल सटायर, कि जहां पे व्यंग्यात्मक टिप्पणी की गई है किस पर? सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष पे, कि भाई ये जो बातें कर रहे हैं, जो डिबेट कर रहे हैं, उस डिबेट का कोई भी असर, कोई भी इंपैक्ट पॉजिटिव या निगेटिव इस बंदे पे नहीं होगा। कॉमन इंसान को उसका कुछ भी फायदा नहीं है। ये सिर्फ क्या काय में लगे हुए? पिचिंग में लगे हुए, एक मिक पे आरोप प्रत्यारोप में, और उसका कुछ भी फायदा देश की जनता को नहीं हो रहा है। दैट इज द इंडिकेशन थ्रू दिस इमेज, दैट इज द मैसेज थ्रू दिस इमेज। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? तो ये जो मैंने अभी आपको पूरे इमेजेस बताए बेटा, इनको क्या कहा जाता है? पॉलिटिकल सटायर, राजनीतिक व्यंग। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ। सो उसके बाद अभी आते हैं चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी में। ठीक है,
जनरली पॉलिटिकल सटायर क्या होता है ना, तो अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स थ्रू फन वे। पॉलिटिकल सटायर क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल इक्वेशंस इन अ फन वे, मतलब थोड़ा हंसी खेलते समान क्या करना कि पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है वो समझ लेना, दैट इज नोन एज पॉलिटिकल सटायर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कि चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। अभी हमने डेमोक्रेसी क्या होती है क्या नहीं होती ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया है। अब चैलेंजेस क्या है, तो यहाँ पे आपके 10th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। क्या बोला गया कि चैलेंजेस इज नॉट जस्ट एनी प्रॉब्लम, ये सिर्फ कोई सामान्य प्रॉब्लम के समान नहीं है, बट जब भी चैलेंजेस आते हैं तो चैलेंजेस का मतलब क्या होता है कि उसका सोल्यूशन भी हमको निकालना पड़ेगा। सो वी यूजुअली कॉल ओनली दोज डिफिकल्टीज अ चैलेंज विच आर सिग्निफिकेंट एंड विच कैन बी ओवरकम। हम कौन सी चीजों को चैलेंजेस कहते हैं? कि ऐसे प्रॉब्लम कि जो महत्वपूर्ण है और जिनको ओवरकम किया जा सकता है, तो उनको ही हम लोग क्या कहते हैं? चैलेंजेस। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि डेमोक्रेसी रहने दो, हुकुमशाही रहने दो, डिक्टेटरशिप रहने दो, या फिर राजेशाही रहने दो, मोनार्की रहने दो, या फिर कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहने दो, बट हर गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ खामियां रहेंगी और कुछ ना कुछ एडवांटेज रहेंगे। और इन सब में से जब हम लोग कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कंसिडर करते हैं तो सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी निकल के आती है? डेमोक्रेसी की निकल के आती है। तो डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो है, बट उसमें भी क्या है? कुछ खामियां है। कल हमने देखे थे, एट द एंड ऑफ द लेक्चर वी डिस्कस व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी एंड व्हाट आर द इश्यूज विद द डेमोक्रेसी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है कि सबसे पहला तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पे आरोप लगाया जाता है कि वो ये होता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है बहुत स्लो होती है। डेमोक्रेटिक सरकारों में निर्णय लेने की प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग जो टाइम होता है बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में सबको लेके चलना पड़ता है, ठीक है, सबका ओपिनियन लेना पड़ता है, तब जाके डिसीजन वहां पे लिया जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? दूसरा हमने क्या देखा था कि डेमोक्रेसी में हर 5-5 साल में इलेक्शन होते हैं। मतलब क्या होता है? हर 5 साल के बाद लीडर बदला जाता है, और लीडर बदला जाएगा मतलब क्या होगा? डिसीजन प्रॉपर मैनर में इंप्लीमेंट होंगे क्या? नहीं होंगे। मैंने कल आपको बताया था कि कोई भी सरकारी पॉलिसी का आउटकम आने के लिए कितना समय लगता है? कम से कम 10 साल। कम से कम 10 साल मतलब उदाहरण में आपको बता रहा हूं कि सरकार ने मान लीजिए एक स्कीम थी 2005 में लॉन्च की थी, जिसका नाम था मनरेगा। कौन सा नाम था? मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना। ठीक है, मतलब क्या था कि गांव के अंदर ही जो लोग, गरीब लोग थे, उनको गांव के अंदर ही गांव में रोजगार देने के लिए सरकार ने ये योजना लॉन्च की थी। बेटा उसका इंपैक्ट, उसका आउटकम आने तक कम से कम 2015-2020 दिखा, और उसके बाद पता चला कि भाई ये योजना क्या है? इफेक्टिव है। समझ में आ रहा है? मतलब क्या कि कोई योजना का आउटकम आने के लिए वो सरकार भी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि क्या होता है, सरकारें सरकारें बदल जाती है तो योजनाएं बदल जाती है। तो ऐसे कंडीशन में योजना अगर कंटिन्यूस चलनी है तो सरकार भी कंटिन्यूस होनी चाहिए, बट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी में कोई इंसान 10 साल रहता है, कोई 15 साल रहता है, कोई 5 साल में बाहर हो जाता है, कोई 2 साल में टपक जाता है। भाई डेमोक्रेसी है, क्या पता कि कल जाके अभी मोदी गवर्नमेंट का अगर सपोर्ट निकाल दिया, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट को फुल मेजोरिटी नहीं है, तो इनको सपोर्ट किसका मिला है? एक तो बिहार की जेडी जनता दल, ठीक है, नीतीश कुमार, और दूसरा है टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू। इन दोनों के सपोर्ट पे ये सरकार बनी है। मतलब ऐसी सरकार को कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। ऐसी सरकार को कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, गठबंधन होता है। क्या होता है? गठबंधन होता है, और ये गठबंधन को नाम दिया जाता है। जैसे अभी ये जो सरकार सत्ता में है, ये कौन सा गठबंधन है? एनडीए। ये कौन सा गठबंधन है? कोलिशन कौन सा है? एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, और ये एनडीए की मुखिया पार्टी कौन है? मतलब हु इज द मेन पार्टी ऑफ दिस एनडीए? दैट इज बीजेपी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और उसके पहले कौन थी? इसके पहले किसकी सरकार थी? यूपीए। ठीक है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और यूपीए की मुखिया पार्टी मतलब मेन पार्टी कौन थी? कांग्रेस। अब ये यूपीए का नाम इंडिया अलायंस कर दिया। अभी जो अपोजिशन पार्टी का अलायंस है उसको क्या बोला जाता है? इंडिया अलायंस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, और अभी एनडीए सत्ता पक्ष में और इंडिया अलायंस अपोजिशन में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इनको गठबंधन, मतलब जो गठबंधन रहता है उसको नाम दिया जाता है।
इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? और जो नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज मिलके जो सरकार बनाती है उसको कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। कौन सा गवर्नमेंट कहते हैं? कोलिशन। अब मुझे बताओ, मोदी जी है, मोदी जी का एक पैर पकड़े है नीतीश कुमार और दूसरे पैर पकड़े है चंद्रबाबू नायडू। जब इलेक्शन हुआ था ना तब ऐसा इमेज आया था। मतलब क्या कि मोदी जी कब तक खड़े रहेंगे? जब तक नीतीश कुमार का सपोर्ट है और टीडीपी का सपोर्ट है तब तक खड़े। दोनों में से एक भी गया मोदी जी गिर जाएंगे, मतलब सरकार। अब देखो, वो मोदी जी पर पर्सनल टिप्पणी नहीं है, ये जो इमेज था ये मोदी जी पर पर्सनल टिप्पणी नहीं है, ये कैसा है? सरकार की रियलिटी बता रहा है कि अभी की जो सरकार है उसके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, वो इन दोनों पार्टियों पे निर्भर है। अगर ये दोनों पार्टी में से एक भी पार्टी अगर सपोर्ट निकालती है तो सरकार गिर सकती। मतलब क्या कि मोदी गवर्नमेंट को डिसीजन लेते वक्त इन दोनों का स्पेशल ध्यान रखना है। पार्टी रहती है ना, पार्टी में दो बच्चे आते हैं, सपोर्ट करते, कोई पैसा देता तो उसको कैसा 10-10 बार पूछना पड़ता है, ले भाई तू खा तू खा, वैसा ही है। तो इसीलिए जब अभी बिहार इलेक्शन हो गए तो उसके पहले जैसे ही मोदी सरकार पावर में आ गई वैसे बिहार के लिए स्पेशल पैकेज, आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल पैकेज, लो भाई। क्यों? क्योंकि समर्थन दिया है तो देना तो पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो चैलेंजेस देखते हैं। तो चैलेंज इज नॉट जस्ट एनी प्रॉब्लम। अभी बताया कि चैलेंज क्या होता है कि ऐसे सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम के जिनको क्या किया जा सकता है, ओवरकम किया जा सकता है, इसीलिए हम लोग उनको क्या कहते हैं? चैलेंजेस कहते हैं। जब भी डेमोक्रेसी की बात आती है तो पहला चैलेंज आता है फाउंडेशनल चैलेंज। पहला चैलेंज कौन सा आता है? फाउंडेशनल चैलेंज। अब ये फाउंडेशनल चैलेंज किसको लागू होता है बेटा? भारत समान देश को नहीं लागू होगा, ठीक है, अमेरिका समान देश को नहीं लागू हुआ, बिकॉज हमारे देश में डेमोक्रेसी लागू हुए कम से कम 50-60 साल, 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है। बट फाउंडेशनल चैलेंज डेमोक्रेसी का कब होता है? जब किसी देश में इसके पहले क्या था? हुकुमशाही थी, डिक्टेटरशिप थी, और अभी वो क्या कर रहे हैं? शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। तो उस देश में कौन सा चैलेंज आ सकता है? फाउंडेशनल चैलेंज आ सकता है कि भाई कैसे लाया जाए, इलेक्शन कैसे किया जाए, ठीक है, फ्री एंड फेयर मैनर में कैसे होने चाहिए, सबको इक्वल कैसा वोट मिलना चाहिए, सारी चीजें क्या होती है? फाउंडेशनल चैलेंज में आती है। जब किसी देश में पहली बार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की जाती है तब जो चैलेंजेस आते हैं उनको बोला जाता है फाउंडेशनल चैलेंज। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? दूसरा आता है चैलेंजेस ऑफ एक्सपांशन। कौन सा चैलेंज आता है? चैलेंज ऑफ एक्सपांशन। अब इंडिया में चैलेंज है, हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी तो है, बट डेमोक्रेसी जिस तरीके से हमारे समाज में मिलनी चाहिए थी, मिक्स होनी चाहिए थी, वो हुई है क्या? नहीं हुई। क्योंकि अब इसको बोलते हैं चैलेंज ऑफ एक्सपांशन कि डेमोक्रेसी ऊपर में तो है, बट ये जो डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है ये हमारे समाज में अलग अलग हिस्सों में जब तक पर्कुलेट नहीं होगा तब तक बोलेंगे कि चैलेंज ऑफ एक्सपांशन इज स्टिल देयर। मतलब क्या कि भाई जैसे हमारे डेमोक्रेसी में बोला गया कि सबको अधिकार मिलने चाहिए, तो सबको सही मायने में अधिकार होने चाहिए, ठीक है। जैसे केंद्र सरकार को अधिकार है उसी प्रकार के अधिकार राज्यों को भी मिलने चाहिए। जैसे अधिकार एक अमीर इंसान को मिलता है वैसा अधिकार एक गरीब को भी मिलना चाहिए। दैट इज चैलेंजेस ऑफ एक्सपांशन। तीसरा, डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। वेरी इंपॉर्टेंट कि डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत होना, इसको बोलते हैं डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है ना चैलेंज कि भाई जब तक डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत नहीं होंगी तब तक वो डेमोक्रेसी सालों साल नहीं टिकेंगी। तो इंपॉर्टेंट क्या है? अगर हमको डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ डेमोक्रेसी। वेरी इंपॉर्टेंट। हमको क्या क्या करना पड़ेगा कि जो भी संस्थाएं हैं, जो संस्थाओं की बदौलत डेमोक्रेसी टिकी हुई है, इनको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण संस्था इसमें आती है ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है कि नहीं? तो वो भी क्या है? इंस्टीट्यूशन है ना, महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है भाई। और क्योंकि इलेक्शन फ्री एंड फेयर मैनर में हो, कौन वोटिंग कर सकता है कौन नहीं कर सकता, ये सारा डिसीजन कौन लेता है? इसलिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो मतलब क्या कि डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी मतलब क्या कि डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत होना। और डेमोक्रेसी की जड़ें कब मजबूत होती है? जब जो संस्थाएं जिन पर जिम्मेदारी है डेमोक्रेसी को कंटिन्यू करने की, ये जब स्ट्रांग रहेंगी तब सही मायने में डेमोक्रेसी क्या रहेंगी? सालों साल टिकी रहेगी। मतलब क्या कि हम हमारे सामने ये भी एक चैलेंज है कि अगर हमको डेमोक्रेसी कंटिन्यू करवाना है तो जो संस्थाएं डेमोक्रेसी को एक ये करती है, प्रोटेक्ट करती है, उनका भी इंडिपेंडेंस, उनका भी ऑटोनॉमी सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है। मतलब किसी ने भी इन संस्थाओं में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, कोई भी राजनीतिक दल नहीं, सरकार ने भी नहीं करना चाहिए, ना अपोजिशन ने नहीं करना चाहिए। और ये संस्थाओं ने इंडिपेंडेंटली क्या करना चाहिए? कार्रवाई करनी चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
समझ में आ रहा है? तब जाके क्या होंगी भारत में डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत होंगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? सो दीज आर द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब इसमें भी स्पेसिफिकली ये सवाल देखो, अब इसका आंसर क्या होगा बेटा? ट्राई टू गिव द आंसर टू दिस सिंपल क्वेश्चन। ऑनलाइन आप चैट सेक्शन में आंसर दे सकते हो बेटा। क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी? क्या आवश्यक है? लिटरेसी, बराबर है, यूनानिमिटी है ना, ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो पहला ऑप्शन क्या है? रीजनलिज्म, ठीक है। अब क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी? की डेमोक्रेसी के सक्सेस के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, सो रीजनलिज्म है क्या? रीजनलिज्म नहीं। रीजनलिज्म मतलब क्या होता है? रीजनलिज्म का मतलब क्या होता है? हाँ प्रेम, बराबर है। क्या होता है रीजनलिज्म का मतलब? कि जो व्यक्ति जिस रीजन से आता है वो प्रोक्लेम करता है कि यार मेरा रीजन है। जैसा महाराष्ट्र वाले बोलते हैं वी आर महाराष्ट्रियन, तो यहाँ पे महाराष्ट्र मराठी का ही चलेगा। उत्तर प्रदेश वाला बोलेगा यहाँ पे यूपी का ही चलेगा। बिहार वाला बोलेगा यहाँ पे बिहारी चलेंगे। मतलब क्या कि रीजनलिज्म एक क्या है? नोशन है। किसके आधार पे आता है? एक तो भाषा के आधार पे आता है, रीजन के आधार पे आता है, कल्चर के आधार पे आता है, या फिर रेस के आधार पे भी रीजनलिज्म आ सकता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और रीजनलिज्म क्या करता है? डिवीजन क्रिएट करता है। क्या करता है? डिवीजन क्रिएट करता है। तो क्या डेमोक्रेसी का सक्सेस डिवीजन पे होगा क्या? नहीं। ठीक है। दूसरा कास्टिज्म। कास्टिज्म तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल, फाउंडिंग प्रिंसिपल ही क्या है? राइट टू इक्वालिटी। सबको इक्वल अधिकार है, सबका वोट एक वोट ही रहेगा और एक वोट को एक ही वैल्यू रहेगा। फिर भले ही वो वोट अमीर का रहने दो, गरीब का रहने दो, किसी वीआईपी का रहने दो, बट सबके वोट को वैल्यू सेम रहेगा। मतलब कास्टिज्म विल नॉट बी देयर। कास्टिज्म अगर रहेगा तो भाई सक्सेस डेमोक्रेसी तो डेमोक्रेसी रहेंगी नहीं। ठीक है। उसके बाद तीसरा लिंग्विज्म। लिंग्विज्म का मतलब होता है भाषा आधारित भेदभाव। ठीक है, कि भाई अगर देश में ऐसा हुआ कि महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी लोग वोट करेंगे, यूपी में उत्तर हिंदी लोग वोट करेंगे, बिहार में जो भोजपुरी वाले वोट करेंगे, अगर ऐसा हो गया तो डेमोक्रेसी है क्या? नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर हमको सक्सेस, डेमोक्रेसी का अगर सक्सेस लाना है तो आवश्यक क्या है? शिक्षा, लिटरेसी, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जब हमारा देश आजाद हुआ था, when we got independence from Britishers in 1947, at that time our literacy rate was 12%। कितना था? 12% था हमारा लिटरेसी रेट, और उसमें भी महिलाओं का जो लिटरेसी रेट का प्रमाण था वो सिर्फ 8% था। मतलब 11 में से एक महिला ही पढ़ी लिखी थी। 11 में से एक महिला पढ़ी लिखी थी। सो द लिटरेसी रेट when we got independence was 12%। ठीक है। और आज के टाइम पे जब हम लोग बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट इज अराउंड 74%। कौन से सेंसस के हिसाब से? 2011। बिकॉज अभी का नया सेंसस नहीं हुआ है। नया सेंसस कब होने वाला है? 2027 में होने वाला है। ठीक है। तो तब हमको असली आंकड़े पता चलेंगे। बट अभी जो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने सर्वे किया, उनके मुताबिक भारत में फिलहाल जो लिटरेसी रेट है दैट इज अराउंड 81 और 82% के आसपास है। नियर अबाउट 81% के आसपास भारत का लिटरेसी रेट अभी पहुंचा है। और लिटरेसी रेट बढ़ना बहुत आवश्यक है अगर हमको डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत करना है। मतलब शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे लोग शिक्षित होंगे तो लोगों को येड़ा बनाया नहीं जाएगा। लोगों को लाड़की बहन योजना पे क्या वोट देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट है बेटा। तो लोगों को समझना आवश्यक है कि भाई ऐसी योजनाएं क्या टेम्पररी रहती है? 1500-2000 रुपए में आपका वोट खरीदा जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है भाई, वो आपका वही लोग 5 साल के लिए आप पर राज करने वाले हैं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बोल रहा हूं, मैं जनरलाइज बोल रहा हूँ। बिकॉज ये लाड़की बहन योजना हर पार्टी ने लाई है। हर पार्टी ने, देखो कितना यूनानिमिटी, बीजेपी रहने दो, कांग्रेस रहने दो, आम आदमी पार्टी रहने दो, हर पार्टी ने योजना लाई। तो क्यों? टू वू द वुमेन वोटर्स, टू अट्रैक्ट द वुमेन वोटर्स। क्यों? एक प्रकार का घूसिया है कि नहीं है? ठीक है, कि रियल मुद्दों को जाने दो। ठीक है, मतलब क्या पैसे दे दिए तो क्या होता है? रियल मुद्दे लोग भूल जाते हैं और बोला नहीं भाई इसने 1500 रुपए दिए, महीने के 1500 रुपए दिए। अरे भाई आपके लड़के को जॉब नहीं मिल रहा है, आप उस पर वोट नहीं मार रहे। आपका जो एनवायरमेंट है वो पॉल्यूटेड है, आप उसके लिए बात नहीं कर रहे हो। बट ये चीजें, ये जो रियल इश्यूज है, ये लोग कब डिमांड करेंगे? जब लोग शिक्षित रहेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा डेमोक्रेसी में, अगर डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है शिक्षा। जब लोग शिक्षित होंगे तो लोगों को पता चलेगा कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है। और ऐसे कंडीशन में पॉलिटिकल पार्टीज को उनके एजेंडेज, उनके
प्लानिंग पूरी बदलनी पड़ेगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके बाद अब the greatest defect in the working of democracy lies in the fact that the masses in whom the power is vested are mostly uneducated in the third world countries। क्या बोला गया है? वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि सबसे बड़ा डिफेक्ट क्या है डेमोक्रेसी में। और सब जब भी हम लोग इंडिया की डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो सबसे बड़ा डिफेक्ट क्या है कि जो लोग जिनको अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि वोटिंग करना एक प्रकार का अधिकार है और थ्रू वोटिंग ओनली वी कैन प्रोक्लेम कि किसकी सरकार बनेगी किसकी सरकार नहीं बनेगी। मतलब एक प्रकार से हमको अधिकार मिला है, हमको पावर मिली है। तो वही बोला कि ग्रेटेस्ट डिफेक्ट इन द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी लाइज इन द फैक्ट दैट मासेस इन हुम द पावर इज वेस्टेड आर मोस्टली अनएजुकेटेड इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। अब देखो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आ गई कि सर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज क्या है? पता है किसी को व्हाट इज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज? एनीबॉडी ऑनलाइन में किसी को पता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज क्या होते हैं? फर्स्ट वर्ल्ड कौन रहेगा? फर्स्ट वर्ल्ड बताओ। सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड। अब ये शब्द आप पेपर में आते हैं क्या? कोई सुने क्या कभी? अभी इतने में सुने हैं क्या? कब सुना है रे? अबे आउटडेटेड हो गए, मैंने बोला होगा ये आउटडेटेड हो गए। दीज वर्ड्स आर कंसिडर्ड वल्गर और आउटडेटेड हो गए, इनका कोई इस्तेमाल नहीं करता। इनके जगह पे अभी नए नए नाम आ चुके हैं। बट क्या बताऊंगा, तो पहले समझो कि सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट डिफेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है कि लोग जिनके पास सही पावर है वो अनएजुकेटेड अगर रहेंगे तो दैट इज द ग्रेटेस्ट डिफेक्ट इन डेमोक्रेसी। बिकॉज जो लोग अनपढ़ रहते हैं, जो लोगों को रियल इश्यूज नहीं समझ में आते हैं, उनको ये नहीं पता रहता है कि किन मुद्दों के आधार पे मतदान करना है, किन रियल इश्यूज के आधार पे मतदान करना है, ये लोग भूल जाते हैं। और जाति आधारित मतदान होता है, आज भी इंडिया में कॉमन है बेटा, जाति आधारित मतदान इज रैम्पेंट। ठीक है, वो मेरे जात का है कि नहीं है उसके आधार पे मतदान होता है। दूसरा मतदान किसके आधार पे होता है कि मेरे को कौन फ्री में क्या दे रहा है, किसने क्या दिया है, इसके आधार पे होता है। कौन सी योजनाओं का फायदा मुझे मिल रहा है, इसके आधार पे होता है। और बाकी रियल इश्यूज कौन से? सड़क अच्छी है कि नहीं है, ठीक है, मैं जो हवा जो सांस ले रही हूँ पर्यावरण की वो अच्छी है कि नहीं है, ठीक है, मेरे किसान के लिए क्या होना चाहिए कि मेरा जो अनाज है उसको पर्याप्त भाव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सरकार मेरे को कौन सी प्रकार की सहायता कर रही है, एजुकेशन की लेवल क्या है, पब्लिक स्कूल की समस्या क्या है, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज क्या है, बहुत आवश्यक है। ये है रियल इश्यूज। बट इसके लिए लोगों में क्या होनी चाहिए? समझ होनी चाहिए। और समझ कैसे आती है? एजुकेशन के थ्रू। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? दे डू नॉट प्रॉपरली कंप्रीहेंड द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ देयर कंट्री एंड द वैल्यू ऑफ देयर वोट्स। कल ही मैंने बात की बेटा, हमारे यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज कितना होता है सिटी में पढ़े लिखे लोग रहते हैं। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो पढ़ा लिखा बोला है, ठीक है, बट सर शहर में तो शहर में तो लोग पढ़े लिखे होते हैं। बट शहर में लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वोटिंग परसेंटेज कितना निकलता है? लेस देन 50%। मुंबई नियर अबाउट 50%, नागपुर नियर अबाउट 50-55%। बट वही गांव में जाओ 60%, 70% रहता है भाई। ठीक है, गांव में अवेयरनेस बहुत है, ठीक है, बट वहां पे वोटिंग करने का जो तरीका होता है, मतलब क्यों वोट कर रहे हैं उसको कारण अलग अलग हो सकते हैं, रियल इश्यूज नहीं होते, बाकी के इश्यूज होते हैं। बट शहर में जो पढ़े लिखे लोग हैं भाई, उनकी जिम्मेदारी, उनको तो पता होगा ना कि भाई उनके वोट का वैल्यू क्या है। तो ये समझना बहुत आवश्यक है। मतलब क्या कि एजुकेशन से सिर्फ वोटिंग इंपॉर्टेंट है ये पता चलता है, बट वोट क्यों देना चाहिए, उसके क्या रिपरकशंस है, इसके लिए समझ होना आवश्यक है। समझ मतलब कॉमन सेंस। और उसके लिए अवेयरनेस कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अवेयरनेस करता है, कैंपेन चलवाता है, ताकि लोगों में जन जागृति किया जाए और उनको बताया जाए कि आपको वोट करना क्यों आवश्यक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? ठीक है। सो तीसरा, लैक ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ डेंजरस इन अ डेमोक्रेसी। क्या? लैक ऑफ कॉन्शियसनेस, कि भाई हमारा होना, ठीक है, हमको रियल टाइम पे प्रेजेंट रह के विचार करना पड़ेगा कि भाई क्या प्रॉब्लम्स है। अगर ये कॉन्शियसनेस हम लोग लूज कर देते हैं तो क्या है, डेमोक्रेसी का कुछ भी मीनिंग वहां पे नहीं रहेगा। और जो इनकैपेबल लोग हैं, इनकम्पिटेंट लोग हैं, इनकैपेबल लोग हैं, वो हमारे ऊपर राज करेंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट है लैक ऑफ कॉन्शियसनेस डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए। अगर ये होता है तो क्या होगा, रूलर अपनी मनमानी करते रहेगा। ठीक है। उसके बाद विदाउट द स्पिरिट ऑफ रीजनेबलनेस डेमोक्रेसी इज बाउंड टू डिजेनरेट इनटू द मॉब रूल, दैट इज मॉबोक्रेसी। ठीक है। एग्जाम्पल, मॉब लिंचिंग।
किसी को एग्जाम्पल पता है रिसेंटली मॉब लिंचिंग के? मॉब लिंचिंग क्या होता है? 100 से ज्यादा लोगों का झुंड रहता है, 50-100 के आसपास लोग रहते हैं, ठीक है। आजकल आपको बताऊंगा ये काउ विजिलेंटिज्म, काउ प्रोटेक्शन ग्रुप्स बने हुए हैं। ये बजरंग दल वाले वगैरह क्या करते हैं कि भाई जो भी इनको हाईवे पे ट्रक दिखा जिसमें गाय भैंसे हैं उसको रोक देते हैं और उसका जो ड्राइवर रहता है उसको ही मारना शुरू कर देते हैं ऑन द प्रिटेक्स्ट कि भाई वो जो ये है, वो जो गाय भैंसे है उनको वो कत्ल खाने में ले जा रहा था तो उसको वहीं पे मार दिया जाता है। ये क्या है बेटा? मॉब लिंचिंग। ये मॉब क्या करता है? मॉब मतलब लोगों का झुंड, ठीक है। कितने झुंड मतलब कितने? कम से कम 50-100 से ज्यादा लोग रहते हैं और एक जगह पे आते हैं एंड दे टेक लॉ इन देयर हैंड। क्या करते हैं? कानून खुद के हाथ में लेते हैं और उसको मार देते हैं, ठीक है। और बहुत बहुत सारे इंसिडेंसेस भारत में हुए हैं बेटा, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए और ज्यादातर ये ऐसे केसेस में माइनॉरिटी कम्युनिटीज को टारगेट किया जाता है बिकॉज सभी को पता है कि इसमें जो कम्युनिटी इन्वॉल्व है दैट इज मुस्लिम्स। और मुस्लिम में भी कौन सी कास्ट? कुरैशी नाम की एक कास्ट है कि जो स्पेसिफिकली इसमें जो ये है होता है, मतलब जो मवेशियों का ट्रेड होता है, ठीक है, गाय भैंसों का ट्रेड होता है, उसमें इन्वॉल्व रहती है। और इसमें भी प्रॉपर कत्ल खाने वगैरह जो है, कत्ल खाने किसने अप्रूव किए? सरकार ने। एंड इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ इन द वर्ल्ड। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ इन द वर्ल्ड। अब बेटा ये कत्ल खाने कौन चलवा रही है? सरकार चलवा रही है। तो भाई मारना किस, मतलब इनको अगर आंदोलन खड़ा करना ही है तो किसके खिलाफ करना चाहिए? सरकार के खिलाफ करना चाहिए। जो लोग वो प्रोसेस में इन्वॉल्व है उनकी तो कोई गलती तो नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर सरकार कत्ल खानों को परमिशन दे रही है, फॉल्ट किसका है? सरकार का है। समझ में आ रहा है? और किसी को भी अधिकार नहीं है डेमोक्रेसी में कि वो कानून खुद के हाथ में ले, ठीक है। सो हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा कानून का राज्य है हमारे देश में, रूल ऑफ लॉ इज देयर। और डेमोक्रेसी काय पे चलती है? रूल ऑफ लॉ पे चलती है। और रूल ऑफ लॉ के तहत ही क्या होना चाहिए? सारी कार्रवाई होनी चाहिए। बट क्या हो रहा है मोबोक्रेसी में? क्या होता है मोबोक्रेसी? मतलब कि जिसमें लोग जो बोलेंगे वो लागू होगा, ठीक है, झुंड जो बोलेगा वो लागू होगा। अगर ऐसा होगा तो बेटा देश की डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? ठीक है। सो वही है, विदाउट अ स्पिरिट ऑफ रीजनेबलनेस डेमोक्रेसी इज बाउंड टू डीजनरेट इनटू अ मॉब रूल। मतलब जो मेजॉरिटी कम्युनिटी बोलेंगी वही होगा विदाउट लुकिंग इनटू कि वो सही है या गलत है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और अगर ऐसा होता है तो देश में कानून का राज्य खत्म हो जाएगा और झुंड का राज्य आ जाएगा, मतलब मॉब का राज्य आ जाएगा। और एक चीज ध्यान में रखना, मॉब को दिमाग नहीं रहता है, झुंड को दिमाग नहीं रहता है। कभी आपने देखा है कोई चोर होता है, चोर अगर चोरी करते हुए पकड़ा गया ना, पूरे गांव भर के लोग आते हैं विदाउट थिंकिंग उसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। कोई कुछ नहीं सोचता है। उसमें पढ़े लिखे लोग रहते हैं, अनपढ़ रहते हैं, सभी प्रकार के लोग रहते हैं। क्या करते हैं? सिर्फ गुस्सा निकालते हैं। गुस्सा निकालते वक्त ये नहीं देखते कि वो बचेगा कि मरेगा कि क्या होगा। अल्टीमेटली मर भी जाता है, निकल जाता है। मतलब क्या होता है कि झुंड को दिमाग नहीं होता है, इनका दिमाग घुटनों में होता है। दैट इज द रियलिटी। और बहुत सारे केसेस अभी भारत में रिसेंटली हुए हैं और स्पेसिफिकली मुस्लिम कम्युनिटी इज टारगेटेड कि गलती नहीं होने के बावजूद भी उन पर आरोप लगाए जाते हैं कि भाई ये जो स्पेसिफिक मटन वगैरह लेके जा रहे हैं इसमें क्या है? गोहत्या की है और ये गोमांस है करके इस पर आरोप लगाए जाते हैं। और आरोप बिन बुनियाद रहते हैं, कुछ प्रूफ वगैरह कुछ नहीं होता है, कुछ कानूनन कार्रवाई नहीं होती है। उसी जगह पे न्याय किया जाता है। न्याय कैसे होता है? मॉब करता है, उसी को मार दिया जाता है। वहीं पे 50-100 लोग आके मार देते हैं और वो मर जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और अगर ऐसा चलते रहा तो ये डेमोक्रेसी नहीं बचेंगे। तो इसको कहते हैं बेटा मोबोक्रेसी। मोबोक्रेसी मतलब क्या? रूल बाय मासेस। किसका रूल होगा? मासेस का रूल होगा, ठीक है। एग्जांपल मॉब लिंचिंग। दिस डिफेक्ट कैन बी रिमेडिड बाय यूनिवर्सल एजुकेशन एंड वाइड डिसेमिनेशन ऑफ। ये कैसे रोका जा सकता है? यूनिवर्सल एजुकेशन, कि सबको एजुकेशन देना आवश्यक है, ठीक है। गरीब रहे अमीर रहे, और यूनिवर्सल मतलब गरीब रहे अमीर रहे सबको एजुकेशन मिलना इज कंपलसरी और सबको नॉलेज मिलना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि क्या गलत है और क्या सही है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा इतना? ठीक है। देखो अब ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज क्या होती है ना, ये फर्स्ट वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, ये जो नोशन है, ये जो नाम है, ये कब आए? वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद दुनिया में 2 महासत्ता बची। एक बची अमेरिका, जिसके नेतृत्व अभी डोनाल्ड ट्रम्प कर रहे हैं, और दूसरे साइड में बचा कौन? बचा यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूएसएसआर का ही अभी जो देश बचा है जिसका नाम है रशिया, और अभी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं पुतिन। हाँ, कल इन दोनों का मीटिंग है बेटा, दुनिया का सबसे बड़ा मीटिंग है वो,
ठीक है, पूरी दुनिया की नजर कल रहेंगी। कल हमारा 15 अगस्त है, हम लोग आजादी मना रहे होंगे और हमारी भी नजरें उधर है। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड भाऊ ने हम पे 25% टैक्स लगाया है। क्यों? तो रशिया से हम लोग ट्रेड कर रहे करके। तो अगर ये ट्रेड, इनकी मीटिंग सफल होती है तो हमको फायदा हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो कल का जो भी न्यूज आएगा देख लेना, ठीक है। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद दुनिया दो गठों में, दो पोल्स में बट गई। एक पोल का नेतृत्व कर रहा था अमेरिका और दूसरे पोल का नेतृत्व कर रहा था यूएसएसआर, दैट इज आज का रशिया। यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है? यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। नहीं पता है तो लिख लो, ठीक है। पता है आपको यूएसएसआर का फुल फॉर्म? इसको सोवियत रशिया भी बोला जाता है, यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यहां पे लिख रहा हूं, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसकी स्थापना हुई थी 1922 में और इसका विघटन हुआ था, डिसेमिनेशन, मतलब ये टूट गया था। कब? 1991। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, स्थापना कब हुई? 1922। और टूट कब हो गया? मतलब छोटे छोटे कंट्री में बिखर गया और उसमें का सबसे बड़ा कंट्री कौन बचा? रशिया, ठीक है। नाम क्या था? यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। अब यहां पे दो गठ बन गए, एक था अमेरिका और दूसरा था यूएसएसआर। तो इसीलिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो ग्लोबल ऑर्डर था, मतलब दुनिया का जो पॉलिटिक्स था, उसमें बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बोलते हैं। कौन सा वर्ल्ड ऑर्डर बोलते हैं? बाइपोलर। बाइपोलर मतलब क्यों? दो पोल्स थे, ठीक है। कौन सा वर्ल्ड ऑर्डर था? अरे सॉरी, क्या हो गया भाई? कौन सा वर्ल्ड ऑर्डर था? बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। बाइपोलर मतलब क्या? दो पोल्स थे, एक पोल था अमेरिका, दूसरा पोल था यूएसएसआर। और ये दो महासत्ताएं थी और इनके अगल बगल इनके दोस्त थे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में फर्स्ट वर्ल्ड मतलब किसको कहा जाता था? अमेरिका और अमेरिका के जो मित्र राष्ट्र थे, अलाइज, उनको बोला जाता था फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, क्योंकि वो डेवलप कंट्रीज थे। जैसा ब्रिटेन था, फ्रांस था, जर्मनी था, और अमेरिका के साथ मतलब जो भी देश थे उनको बोला गया फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। फिर सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज किसको बोला गया? जो कंट्रीज यूएसएसआर और उसके मित्र थे, अलाइज थे, उनको बोला गया सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज। और फिर बचे कौन? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज मतलब कौन? जो अंडर डेवलप थे और एकदम जिनको जस्ट आजादी मिली हुई थी और जो दोनों भी साइड के तरफ नहीं थे, उनको बोला गया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जिसमें कौन था? भारत था, ठीक है। भारत और जो बेचारे जिनको जस्ट आजादी मिली थी, ब्राजील, चाइना वगैरह ऐसे देशों को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। और उसके बाद फोर्थ वर्ल्ड कंट्रीज। फोर्थ वर्ल्ड कंट्रीज मतलब क्या? कि जिनका इन चीजों से, बाहर क्या चल रहा है उससे कुछ भी लेना देना नहीं था, ऐसे देशों को फोर्थ वर्ल्ड कंट्रीज बोला गया। समझ में आ रहा है? और ये जो टर्म थी ये डेरोगेटरी थी, इसीलिए इसका यूज अभी बंद कर दिया गया। इसके जगह पे अभी इकोनॉमिक जो भी क्लासिफिकेशन होता है उसके आधार पे देशों को डेवलप कंट्रीज बोला जाता है, किसी को डेवलपिंग कंट्रीज बोला जाता है, किसी को लीस्ट डेवलप कंट्रीज बोला जाता है और किसी को मिडिल इनकम कंट्रीज बोला जाता है। मतलब ये जो नाम दिए गए थे, कौन से? फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, ये नाम किसके आधार पर दिए गए थे? कि वो स्पेसिफिक देश की आर्थिक प्रगति कैसे हुई है उसके आधार से ये नाम उन देशों को दिए गए थे, ठीक है। सर्टन नेशंस वर कैटेगराइज्ड एज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इन द लास्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब 1950 के बाद। दिस इज नाउ कंसिडर्ड एन आउटडेटेड एंड डेरोगेटरी फ्रेज used to describe nations that were economically underdeveloped and has little or no affiliation with a major world powers। मतलब क्या थे वो? इकोनॉमिकली अंडर डेवलप थे, भारत था उस समय, और दोनों भी गुट की तरफ हमारा आकर्षण नहीं था, ना हम यूएसएसआर के साइड से थे, ना हम लोग अमेरिका के साइड से थे। हम लोगों का अप्रोच कैसा था? न्यूट्रल, ठीक है। टुडे द प्रिफर्ड टर्मिनोलॉजी कैटेगराइजेस नेशन एज डेवलपिंग कंट्री है। आज के समय में ये थर्ड वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड ऐसा नहीं बोला जाता है। एक तो जो विकसित राष्ट्र है उनको डेवलप राष्ट्र बोला जाता है और जो विकसनशील है उनको क्या बोला जाता है? डेवलपिंग स्टेट। तो इंडिया, चाइना किस में आते हैं? डेवलपिंग राष्ट्र में आते हैं। एन अंडर डेवलप्ड कंट्री और लो एंड मिडिल इनकम कंट्री, मतलब अलग अलग देशों को अभी इन नामों से भी पुकारा जाता है। और ये फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, ये जो एक प्रकार के डिस्क्रिमिनेटरी नाम दिए गए थे उस समय में, ये अभी क्या किए गए? इनका यूज बंद कर दिया गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? और ये नाम कैसे दिए गए थे? उस स्पेसिफिक देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हुआ है उसके आधार से ये नॉमेनक्लेचर दिया गया था।
इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ये देखो बेटा, ये है यूएसएसआर, ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। सो ये इतना बड़ा था, ठीक है, इतना बड़ा मतलब कहां तक, ये देखो ये जो देश है ना इधर मैंने सर्कल किए, दीज कंट्रीज आर नोन एज, राइट नाउ दीज कंट्रीज आर नोन एज सेंट्रल एशियन नेशंस। इनको क्या बोला जाता है? सेंट्रल एशियन कंट्रीज या फिर नेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। कौन से देश है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान, ठीक है। सो दीज 5 कंट्रीज आर नोन एज सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ठीक है। 2015-16 में 15 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इन 5 देशों की विजिट पे गए थे, ठीक है। एक के बाद एक यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया, यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया, क्या सवाल पूछ लिया कि बताओ भाई प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे पहले कौन सी देश में गए, उसके बाद कहां पे गए, उसके बाद कहां पे गए, ऐसा सवाल पूछा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मतलब क्या, हमको मोदी जी जहां जहां पे घूमते हैं, जहां जहां पे जाते हैं, वो सब पता होना चाहिए। सब एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, ये कोई यूपीएससी नहीं, स्टेट सर्विसेज, एसएससी वगैरह सब में आता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? और यहाँ पे ही देखो, यहाँ पे थोड़ा बगल में जाते हैं, तो जो यूरोप था, ईस्टर्न यूरोप का हिस्सा भी किसका था? यूएसएसआर का। ये देखो ये ईस्टर्न यूरोप है, ठीक है। और यहाँ पे एक देश आता है बेटा जिसके साथ अभी क्या है, इसका युद्ध चल रहा है, रशिया का युद्ध चल रहा है, जो है सो मतलब क्या कि यूक्रेन का भी हिस्सा, मेजर हिस्सा, अर्लियर यूक्रेन यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ यूएसएसआर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? ठीक है, सो ये यूएसएसआर का इतना बड़ा हिस्सा था, मतलब बहुत बड़ी कंट्री थी, दुनिया का सबसे बड़ा देश इसको बोला जाता था। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? उसके बाद देखो, उसके बाद ये मोबोक्रेसी का जो शब्द आया है, उसके ऊपर थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर से बोला है कि मोबोक्रेसी कांट बिकम अ न्यू नॉर्म। मतलब लोगों ने कानून खुद के हाथ में नहीं लेना चाहिए, अगर लिया जाता है तो ये क्या है, डेमोक्रेसी की तौहीन होगी, ठीक है। इट इज इन कॉन्ट्रावेंशन टू द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, इट शुड गो अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमारे देश में क्या है, रूल ऑफ लॉ है। क्या है? रूल ऑफ लॉ है, और लॉ इज सुप्रीम। कानून में जो लिखा गया है वो सबको मानना पड़ेगा। इवन सुप्रीम कोर्ट को भी जो डिसीजन देने पड़ते हैं, कानून में जो लिखी गई प्रक्रिया है उसके तहत ही सुप्रीम कोर्ट क्या देता है, डिसीजन लेता है। क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखो एक शब्द है, क्या बोला गया, विजिलेंटिज्म। तो जो काऊ प्रोटेक्शन के लिए जो ग्रुप रहते हैं उनको काऊ विजिलेंटिज्म कहते हैं। विजिलेंटिज्म का अर्थ क्या होता है, तो थोड़ा वो लिख लो, ठीक है। विजिलेंटिज्म मतलब होता है लॉ एनफोर्समेंट अंडरटेकन विदाउट लीगल अथॉरिटी। लॉ एनफोर्समेंट अंडरटेकन विदाउट लीगल अथॉरिटी बाय अ सेल्फ अपॉइंटेड ग्रुप ऑफ पीपल, बाय अ सेल्फ अपॉइंटेड ग्रुप ऑफ पीपल, दैट इज नोन एज विजिलेंटिज्म, ठीक है। मतलब काऊ प्रोटेक्शन, जो लोग क्या करते हैं, कानून खुद के हाथ में ले लेते हैं और उनके पास में अधिकार कुछ नहीं होता है, बट वो क्या करते हैं, सिर्फ पुजारी मारने का काम करते हैं और दिखा देते हैं कि पूरे अधिकार मेरे पास है। तो दैट इज विजिलेंटिज्म, कि इनके पास अधिकार होते हैं क्या, नहीं होते, बट क्या करते हैं, वो लीगल अथॉरिटी खुद के हाथ में ले लेते हैं। ऐसा करना कानूनन अपराध है, कानूनन गुनाह है। बिकॉज अगर उसने गुनाह किया है उसको सजा कौन देगा, कोर्ट देगा, हम नहीं होते हैं, पुलिस वाले नहीं होते उसको सजा देंगे करके। इवन बहुत बार क्या होता है, पुलिस वाले मारपीट करते, पुलिस वालों को वो भी अधिकार नहीं है, ध्यान में रखना कि पुलिस वालों को मारपीट करने का अधिकार नहीं है। डिसीजन वो स्पेसिफिक व्यक्ति जिस पर आरोप लगाए गए हैं वो गुनेगार है कि नहीं है, ये डिसीजन लेने का अधिकार किसको है, फाइनल सुप्रीम कोर्ट को है। इसीलिए देखो 26/11 समान घिनौना, बहुत बड़ा एक प्रकार का क्रूर गुनाह किया किसने, अजमल कसाब, उसको पकड़ा। हमारे यहाँ पे क्या किया प्रॉपर बेटा, अगर सर उस टाइम पे तो लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था, लोग डिमांड कर रहे थे सरकार को कि भाई इसको पब्लिकली हैंग करो। अगर सरकार ने मान लीजिए कि वो अजमल कसाब को पब्लिकली हैंग किया रहता तो क्या हुआ रहता, पूरे दुनिया में संदेश जाता कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि और भारत में रूल ऑफ लॉ नहीं है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और वो गलत संदेश जाता कि भाई यहाँ पे काम कैसे चलता है, जैसे ज्यादा लोग मॉब जो बोलेगा वो वैसी सरकार करेंगी, तो क्या होगा, उसको डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, मोबोक्रेसी कहेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, हमने प्रॉपर उसको कोर्ट में लेके गए, प्रॉपर उस पर जो गुने जो आरोप लगाए गए थे उसको प्रूफ करवाया, और प्रूफ करवाने के बाद उसको क्या मिली, सजाए मौत मिली। और कानून प्रक्रिया के अंतर्गत
उसको क्या दी गई, सजाए मौत दी गई और तब उसको हैंग किया गया। तब फिर दुनिया ने हमारे लिए ताली बजाई कि नहीं भाई, इंडिया ने इतना बड़ा अटैक होने के बावजूद भी जो आरोपी था उसको प्रॉपर इक्वल चांस दिया कि वो खुद को प्रूव कर सके कि वो बेगुनाह है। एंड दैट इज द ट्रू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, कि जिस पर आरोप लगाए गए हैं भले ही दिख रहा है कि उसने किया है गुनाह, बट उसको भी इक्वल चांस मिलना चाहिए प्रूव करने का कि मैं बेगुनाह हूं करके। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये अब ये ऐसे केसेस बहुत कॉमन है बेटा। इवन भारत के प्रधानमंत्री ने खुद बोला था 2017 में, उनका एक स्टेटमेंट है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कंडेम्स मर्डर इन काउस नेम। आजकल क्या होता है ना, बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स बन गए और लोग क्या करते हैं, कुछ काम धंधे है नहीं, रिकाम टेकड़े लोग हैं, ठीक है, कॉमन भाषा में कुछ काम धंधे रहते नहीं, तो क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते, अपना झंडा विंडा लगा लेते, कुछ ऑर्गेनाइजेशन को नाम देते हैं और रास्ते पर घूमते। और क्या करते हैं, कोई भी ट्रक वाला दिखा जिसमें भाई मवेशियों को लेके जाया जा रहा है, मतलब काउज को वगैरह ट्रैवल किया जा रहा है, भले वो लीगल होगा, उनके पास प्रूफ रहता है, तभी भी उन पर अटैक किया जाता है कि भाई ऐसा कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अब उसके कारण महाराष्ट्र में एक कम्युनिटी है, जैसा मैंने बताया कि मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादातर इस ट्रेड में इन्वॉल्व रहती है, तो मुस्लिम कम्युनिटी में कुरैशी नाम की कम्युनिटी है। These Qurayshis are involved in butchering as well as in transport as well as selling and buying of cows. जनरली ये कम्युनिटी इन्वॉल्व है, ये पुश्तैनी कम्युनिटी है, उनका काम ही वही रहा है। तो ये सिर्फ मतलब इसका मारने का काम नहीं करते, ये बाइंग सेलिंग सब का काम करते हैं और उनके पास प्रॉपर लीगल परमिट रहता है। तो महाराष्ट्र में ना ऐसे अटैक रिसेंटली बहुत बढ़ गए, तो इसीलिए रिसेंटली ये कुरैशी कम्युनिटी ने क्या किया, इसने पूरा बैन कर दिया। इसने बोला कि हम लोग अभी ये धंधे में जाएंगे नहीं और हम लोग इसमें हाथ भी नहीं डालेंगे। क्यों? तो हमारे लोगों पे क्या हो रहा है, विदाउट मतलब ये जो काउ विजिलेंट वाले ग्रुप्स है, काउ प्रोटेक्शन वाले ग्रुप है, ये क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं और इसमें बहुत सारे लोग कोई इंजर्ड हो रहा है, कोई एकदम मरने के स्टेज पे आ रहा है, ऐसे बहुत अटैक हुए। तो अभी हम लोग इसमें हाथ नहीं डालेंगे जब तक सरकार हमको प्रोटेक्शन नहीं देंगी तब तक, ठीक है। और बेटा एक चीज ध्यान में रखना कि ये जो काउ इकोनॉमी है ना, इसका महत्व जो अर्बन क्लास है उसके लिए सिर्फ रिलीजियस एंगल से होगा, बट एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसका महत्व फार्मर के लिए अलग है। फार्मर के हिसाब से इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसका महत्व अलग है। और ये ध्यान में रखिएगा, दिस इज द प्रोसेस, ये जो इस पे वगैरह भेजा जाता है, इसमें अपना कत्तल खाने में भेजा जाता है, ठीक है, मॉर्चुरीज वगैरह जो रहते हैं इनमें जो भेजा जाता है, दैट इज ऑल लीगलाइज्ड, ठीक है, वो पूरा लीगल है। जनरली क्या होता है, उसका कारण भी क्या है, ये किसान की अगर बात समझते हैं तो जनरली काउस का वगैरह काम कहाँ आता है, खेती में आता है, ठीक है। तो किसान क्या करता है बेटा, किसान को उसकी इकोनॉमी देखनी है। अब पहले क्या होता था, जब ट्रैक्टर नहीं होते थे तो ज्यादातर लोग क्या करते थे, बैलों को खरीदा जाता था। अब बैलों का काम क्या होता है, प्लोइंग करना। अगर वो बैल बूढ़ा हो गया तो बूढ़े होने के बाद ना बैल की हालत बहुत खराब हो जाती है, और उसको अगर वैसे ही छोड़ दिया तो क्या किसान उसको खरीदता है कम से कम 1 लाख रुपए, और 1 लाख के बाद जब वो बूढ़ा हो जाता है, जब वो काम करने लायक नहीं बचता है, तो अल्टीमेटली किसान क्या करता है, वो 1 लाख का जो घोड़ा रहता है, जो ये रहता है बैल रहता है, उसको बेच देता है। किसको बेचता है, खाटिक को बेचता है, मतलब जो काटने वाला रहता है उसको बेचता है 20-30 हजार में। मतलब क्या हो रहा है, किसान की इकोनॉमी उस पर चल रही है। और अभी क्या हो रहा है ना, अभी जब से अटैक बढ़े हैं काउ प्रोटेक्शन के नाम पे, अभी क्या हो रहा है, किसान क्या करते हैं, किसान ये जो मवेशी आ गए, गाय भैंसे जो होती है, जो बूढ़ी हो जाती है, इनको खुले में छोड़ देते हैं, और खुले में छोड़ दे रहे हो, इनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही। और इसके कारण क्या हो रहा है, जो विलेज लेवल की इकोनॉमिक्स थी वो बिगड़ गई, क्योंकि क्या, किसान को थोड़ा तो भी पैसा निकलना चाहिए ना। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, किसानों का नुकसान हो रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगेन बकरीद को अभी रिसेंटली बकरीद का फंक्शन था, तो उसमें एक व्यक्ति जैन समाज के थे, उन्होंने क्या किया कि जो बकरे काटने वाले थे उन्होंने पूरे खरीद लिए, और उन्होंने ये अपील की कि भाई बकरे मत काटो करके, क्योंकि जानवरों के विरोध में, ठीक है आपका काम होगा, बट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बेटा बकरियां कौन पालते, शहर में पालते है तुम्हारे घर पे नहीं, कहाँ पे पाले जाते हैं, गांव में पाले जाते हैं। और गांव में कौन पालते, किसान। और किसानों का क्या होता है, साइड इनकम होता है। अगर फसल के अगर इनकम नहीं आया तो किसान के पास ऑप्शन क्या है, क्या ऑप्शन है भाई, वो बकरी बेच के पैसा कमा सकता है, वो खुद की रोजी रोटी कंटिन्यू कर सकता है। मतलब क्या, और इसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूं बेटा, सरकार की योजनाएं हैं, सरकार बकरी पालन के लिए, बकरी खरीदने के लिए पैसे देती है लोगों को, बराबर है, समझ में आ रहा है। तो सर ये इकोनॉमिक मतलब ये जो सिस्टम बनी हुई है, ये पूरी सिस्टम कैसे बनी हुई है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बनी गई है। अगर थोड़ा अंदर हम लोग जाके देखें तो इसका इकोनॉमिक महत्व बहुत ज्यादा है। हाँ, बट अभी क्या आ रहा है, रिलीजियस इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा है, तो उसके कारण बोल सकते हैं, ठीक है। सो इंडिया पीएम ने साफ तौर से बोला है कि भाई ये जो
काउ प्रोटेक्शन के नाम पे जो हिंसा हो रही है, जो मॉब लिंचिंग हो रहा है, मॉब लिंचिंग में क्या होता है, मॉब एक जगह पे आ जाता है और उस बंदे को फांसी लगा देता है, उसको मार पीट के उसको मार देता है। जैसे एक इंसिडेंट महाराष्ट्र में हुआ था, पालघर में। कहां पे हुआ था? पालघर। पालघर पता है? पालघर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। ये पालघर में ना कुछ ऐसे साधु लोग थे, ठीक है, साधु लोग थे, बेचारे आए होंगे, किसी को भी आरोप लगा दे कि भाई ये साधु लोग क्या कर रहे हैं, ये लोगों बच्चों को किडनैप करके लेके जा रहे हैं। ऐसी अफवाह उठ गई, अफवाह उठ गई, 50-100 लोगों का झुंड आया और उस झुंड में उन 2-3 साधु को मार दिया। क्या हुआ? मार दिया सीधा। क्या बोलेंगे इसको? मॉबोक्रेसी। ठीक है, इसको ही बोलते हैं मॉब लिंचिंग। क्या बोलते हैं? मॉब लिंचिंग। गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आरोप भी थे, अगर अफवाह थी, तो उन्होंने पुलिस को बुलाना चाहिए था, पुलिस को उनके हवाले करना चाहिए था और पुलिस फिर कार्रवाई करती, इन्वेस्टिगेशन करती, और अगर उसमें कुछ प्रूफ निकलता तो फिर आगे बढ़ती। ये पुलिस का काम था। मतलब क्या हो रहा है कि जो काम पुलिस का है, जो काम जुडिशरी का है, वो कौन कर रहा है? मासेस कर। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो देश से रूल ऑफ लॉ गायब हो जाएगा। हर लोग ग्रुप बना देंगे, झुंड बना देंगे और झुंड में अटैक करेंगे। समझ में आ रहा है? तो फिर हम में और प्राणियों में कुछ अंतर रहेगा क्या? आपको वाइल्ड डॉग पता है? वाइल्ड डॉग्स, हाँ, उसको भारत में ढोल कहा जाता है। वाइल्ड डॉग्स जो इंडियन जंगल में मिलते हैं ना, उनको ढोल कहा जाता है। जंगली कुत्ते, अब ये सुप्रीम कोर्ट कुत्तों पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, इसीलिए बता रहा हूँ। ये जंगली कुत्ते होते हैं ना बेटा, कभी जंगल में जाना, और जंगल का जो गाइड होता है ना, सफारी पे आप जाते हो, तो सफारी वाले को पूछना कि भाई ये वो दिखता है, 1-2 तो दिख जाते हैं, ठीक है, बट अगर वो झुंड में दिखा, वो पहले ही बोलता है दूर रखो। एक बार वो टाइगर के पास चले जाएगा, बट वो झुंड वाला जो कुत्तों का समूह होता है उसके पास नहीं जाता है। और वो बोलता है कि सबसे डेंजरस अगर कोई प्रजाति है जंगल में तो वो है वाइल्ड डॉग्स, व्हेन दे आर इन नंबर्स। अगर उनकी संख्या में अगर वो है 20, 25, 30 भी है, बेटा वो एक टाइगर का एक शेर को भी मार डालते हैं। और कैसे मारते हैं? पूरे क्रूरता से मारते हैं, जिंदा ही मार देते हैं। ठीक है, पूरे जिंदा मार देते हैं, मतलब मरने भी नहीं देते। टाइगर तो भी क्या करता है? टाइगर का किलिंग मोस्ट ह्यूमन है, मानवता प्रिय है टाइगर। वो मारते वक्त क्या करता है? वो पहले इधर, कोई भी प्राणी लो, वो पहले इस यहाँ पे अटैक करता है और यहाँ से क्या करता है, जो ब्लड फ्लो रहता है उसी को खत्म कर देता है। मतलब वो पहले इंश्योर करता है कि मेरा जो शिकार है वो पहले मरा हुआ होना चाहिए, तब जाके मैं खाऊंगा। ठीक है, कुत्ते जंगली कुत्ते नहीं होते वैसे। जंगली कुत्ते मरने से पहले उसको खाना शुरू कर देते हैं। एंड यू विल गेट न्यूमरस वीडियोज ऑन डिस्कवरी एंड ऑल, यूट्यूब पे तो पड़े हुए, कभी देख ले। तो मतलब क्या, उसी प्रकार कौन काम करती है? मॉब लिंचिंग काम करती है। तो ये कैसे झुंड में जाते हैं, मतलब अगर कॉमन ट्रेंड बन जाएगा तो हम में और प्राणियों में कुछ फर्क बचेगा क्या? तो डिस्कवरी वाले हमको भी दिखाते रहे, देखो ये भारत में कैसे हो रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? और एक केस है, और एक केस अभी रिसेंटली हुआ था। एक महुआ मोइत्रा करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। शी राइट्स ऑन द किलिंग ऑफ आतिक अहमद। आतिक अहमद नाम का एक गैंगस्टर जो था, आतिक अहमद नाम का, उत्तर प्रदेश में बहुत नोटोरियस क्रिमिनल था। उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने पकड़ा। पकड़ने के बाद उसको अब लेके जा रहे थे, कहाँ पे? कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में लेके जा रहे थे। और जैसे उसको पुलिस स्टेशन से बाहर निकाला गया, प्रॉपर पुलिस प्रोटेक्शन में बना, 3-4 लोग आए, 3-4 लोगों ने भरी पुलिस प्रोटेक्शन में उसको गोली मार दी और मर गया। समझ में आ रहा है? अब भाई पुलिस प्रोटेक्शन होने के बावजूद भी अगर क्रिमिनल और उसने किए थे, उस पर प्रूफ भी हुए थे, सब चीजें हुई थी, बट भले ही क्रिमिनल हो, बट क्या सजा देने का अधिकार किसको है? कोर्ट को है। और पूरी प्रोसेस कोर्ट के अनुसार होनी चाहिए थी, बट हुआ क्या? लोग आ गए, लोगों ने जगह पे मार दिया, एनकाउंटर कर दिया। और आजकल इंडिया में एनकाउंटर का जो ये है क्या सिलसिला और फीवर बहुत फेमस हो रहा है। कोई रेपिस्ट अगर मिलता है उसको एनकाउंटर कर देते हैं, कोई कुछ केस होता है उसको एनकाउंटर कर देते हैं, और उसमें पुलिस भी इन्वॉल्व रहती है। अगेन दिस गोज अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ। समझ में आ रहा है? ये भी किसके विरोध में जाता है? रूल ऑफ लॉ के विरोध में जाता है। बिकॉज बहुत बार ऐसे जो एनकाउंटर्स किए जाते हैं उसमें बेगुनाह लोगों की जाने जाती है, क्योंकि हमको तो नहीं पता है ना कि सच में उस व्यक्ति ने रेप किया कि नहीं किया है। वो अधिकार किसको है? कोर्ट को है। अगर कोर्ट में प्रूफ होता है तो फिर उसको कार्रवाई करने का अधिकार कोर्ट को रहता है। बट ये केसेस बढ़ क्यों रहे? बिकॉज लोगों का फ्रस्ट्रेशन जुडिशरी के साथ बढ़ते जा रहा है। क्योंकि अभी मैंने बताया जुडिशरी में डिसीजन मेकिंग बहुत लंबे समय लगता है, 10-10, 15-15 साल, तारीख पे तारीख बढ़ते जाती है, और ऐसे कंडीशन में लोगों का पेशेंस खत्म हो रहा है। और अगर हमको डेमोक्रेसी बचानी है तो हमको ये जो 4 अंग है डेमोक्रेसी के, कौन से? जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और चौथा मीडिया। ये 4 स्तंभ जो डेमोक्रेसी के हैं, ये जब तक स्ट्रांग रहेंगे तब तक डेमोक्रेसी बरकरार रहेंगी। अगर एक भी स्तंभ गिर गया तो डेमोक्रेसी का कोलैप्स फिक्स।
इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, उसके बाद दूसरा सवाल आपके सामने, बताओ क्या आंसर रहेगा इसका। मोस्ट ऑफ द एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसीज फेसेस द, मतलब जो भी सरकारें हैं जहां पे डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश है, ऐसी डेमोक्रेसीज में कौन सा प्रॉब्लम फेस, कौन सा चैलेंज फेस करना पड़ता है? बराबर है, ठीक है। देखो फिर से सवाल क्या है, मोस्ट ऑफ द एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसीज फेस द चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन। अब डेमोक्रेसी आ चुकी है वहां पे, और डेमोक्रेसी 10 साल 20 साल 50 साल से वहां पे है। अब वहां पे प्रॉब्लम क्या है कि डेमोक्रेसी की सही परिभाषा समाज में परकुलेट हो, मतलब समाज के अलग अलग इंस्टीट्यूशन में, समाज के अलग अलग अंगों में डेमोक्रेटिक जो मैनर है वो आना चाहिए, तब जाके उसको बोलते हैं चैलेंज ऑफ एक्सपांशन इज देयर। ठीक है, फाउंडेशन चैलेंज तो ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी है, तो ये तो नहीं होगा। डेमोक्रेटिक चैलेंज भी नहीं रहेगा, बिकॉज ऑलरेडी डेमोक्रेसी है। चैलेंज ऑफ फंडामेंटल राइट्स तो ये भी नहीं रहेगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? चैलेंज ऑफ एक्सपांशन, मतलब जहां पे भी ऑलरेडी डेमोक्रेसी है वहां पे, उस जगह पे सबसे बड़ा चैलेंज अभी सरकार के सामने कौन सा रहता है कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को एक्सपांड करना सोसाइटी के अंदर। और ये चैलेंज स्पेसिफिकली अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, इन देशों के सामने है कि जहां पे ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी है, बट प्रॉब्लम चैलेंज कौन सा है? चैलेंज ऑफ एक्सपांशन इज देयर इन फ्रंट ऑफ these people। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? अब देखो चैलेंज ऑफ एक्सपांशन का मतलब क्या? चैलेंज ऑफ एक्सपांशन इन्वॉल्व्स अप्लाइंग द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ democratic government across all the religions, different social groups and various institutions। मतलब हर जगह पे जो भी चीज होनी चाहिए वो किस मैनर में होनी चाहिए? डेमोक्रेटिक मैनर में होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक मैनर का मतलब क्या कि जैसे डेमोक्रेसी में जो डिसीजन लिया जाता है वो वोटिंग के थ्रू लिया जाता है, तो कोई भी जगह, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी राजनीतिक दल जिसके अंदर काम चल रहा है, उसमें हर डिसीजन लेते वक्त कैसा डिसीजन होना चाहिए? डेमोक्रेटिक मैनर में डिसीजन होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे एक राजनीतिक पार्टी का मैं उदाहरण बताता हूँ। राजनीतिक पार्टी के अंदर क्या होता है बेटा? प्रेसिडेंट चुना जाता है। तो प्रेसिडेंट चुना जाता है तो क्या होना चाहिए? प्रॉपर इलेक्शन होने चाहिए। तब सही मायने में कहेंगे कि वो पॉलिटिकल पार्टी अगर खुद के पार्टी में डेमोक्रेसी ला रही है तो वो जेन्युइन कोशिश करेंगे कि देश में भी क्या होनी चाहिए? डेमोक्रेसी होनी चाहिए। इसको बोलते हैं चैलेंज ऑफ एक्सपांशन। ठीक है, ये तो मैंने पॉलिटिकल पार्टी का उदाहरण बताया। ऐसे बहुत सारे जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है, सामाजिक ऑर्गेनाइजेशंस है, इनके भी अंदर क्या होनी चाहिए? डेमोक्रेटिक मैनर में काम करने का तरीका इंप्लीमेंट होना चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तब बोलेंगे कि भाई एक्सपांशन हुआ है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल समाज में मिले हैं। ठीक है, सो चैलेंज ऑफ एक्सपांशन इन्वॉल्व्स अप्लाइंग द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अक्रॉस ऑल द रिलीजियंस, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड वेरियस इंस्टीट्यूशन। आपको ये पता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, जिसको बचत गट भी बोला जाता है, कैसे निर्णय होता है बेटा बचत गट में? वोटिंग होती है। बचत गट में निर्णय कैसे होता है? वोटिंग होती है। कोई अगर स्पेसिफिक डिसीजन लेना है तो जितने भी बचत गट के मेंबर होंगे सबको वोट करना पड़ता है। मतलब है कि बचत गट किसका इंडिकेशन है कि एक्सपांशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज इज हैपनिंग इन इंडिया। ग्रेजुअली हो रहा है बट हो रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कैसे निर्णय लिया जाता है? वोटिंग होती है प्रॉपर। ठीक है, और वोटिंग के जरिए क्या होता है? निर्णय लिया जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ग्रेटर पावर शुड बी गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ पे 3 टियर गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर कौन बैठे? मोदी जी, नीचे देवेंद्र भाऊ, और सबसे नीचे महानगर पालिका। इज इट क्लियर टू एवरीवन? शहर में महानगर पालिका और गांव में ग्राम पंचायत, या फिर जिसको जिला परिषद बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट्स है। और डेमोक्रेटिक सरकार में जो पावर्स है ये 3 टियर्स में डिवाइड होने चाहिए। केंद्र सरकार के कुछ पावर रहेंगे, मोदी जी के अलग पावर रहेंगे, देवेंद्र जी के अलग पावर रहेंगे, और लोकल बॉडीज के अलग पावर रहेंगे, और तीनों को भी अपने अपने पावर्स मिलने चाहिए। मतलब क्या बोलते हैं? ग्रेटर पावर शुड बी गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट। फेडरल प्रिंसिपल्स have to be extended to all the units of federation। फेडरल प्रिंसिपल क्या होता है? इंडिया में फेडरलिज्म है बोला जाता है, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री बोला जाता है। ये फेडरलिज्म का मतलब होता है कि पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ठीक है, सो कुछ अधिकार केंद्र के हैं, कुछ अधिकार राज्य के हैं।
तो जो केंद्र के अधिकार है उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, जो राज्य के अधिकार है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य को है। दैट इज फेडरल डिवीजन। इसको बोला जाता है फेडरल प्रिंसिपल्स हैव टू बी एक्सटेंडेड टू ऑल द यूनिट्स ऑफ फेडरेशन। जितने भी राज्य है उनको उनके अधिकार मिलने चाहिए और केंद्र को अपने अधिकार मिलेंगे। ठीक है, दैट इज सेपरेशन, दैट इज पावर डिवीजन इज देयर। ठीक है, देन वुमेन एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स शुड बी इंक्लूडेड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। किसको इन्वॉल्व करना है? वुमेन एंड माइनॉरिटी ग्रुप। सबसे महत्वपूर्ण है कि भाई डिसीजन लेते वक्त, डेमोक्रेटिक सरकारों में डिसीजन लेते वक्त जितना महत्वपूर्ण आवाज मेजॉरिटी कम्युनिटी का होता है उससे कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण आवाज किसका होता है? माइनॉरिटी कम्युनिटी का होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कौन सी डेमोक्रेसी को सही समझा जाता है? कि ऐसी डेमोक्रेसी कि जहां पे दोनों को भी इक्वल वेटेज मिल रहा है, भले जो मेजॉरिटी हो उनको भी वही वैल्यू मिल रही है और माइनॉरिटी हो उनको ही वही वैल्यू मिल रही है, ऐसी डेमोक्रेसी को सही मायने में डेमोक्रेटिक सरकार बोली जाती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? मतलब माइनॉरिटी मतलब एकदम कम क्यों ना रहने दो, ठीक है, 100 में से एक ही क्यों ना रहने दो, बट उसकी भी राय उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी 99 लोगों की है। Is it clear to everyone? So women and minority groups should be included in the decision making process, and most countries like USA and India face this type of challenges. Yes, these are the persisting challenge in our democracy और हम लोग क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे इसको इवॉल्व करते जा रहे हैं या फिर इसको ओवरकम करते जा रहे हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? सो मतलब क्या है? दूसरा जो चैलेंज है हमारे सामने वो क्या है? चैलेंज ऑफ एक्सपांशन हमने देख लिया। पहला देखा फाउंडेशनल चैलेंज। ठीक है, फाउंडेशनल चैलेंज कौन सी जगह पे होता है? जहां पे जस्ट डेमोक्रेसी अभी शुरुआत करनी है वहां पे वो चैलेंज रहेगा। दूसरा, जहां पे ऑलरेडी एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी है वहां पे जो चैलेंज रहता है और अक्सर देखा जाता है वो कौन सा होता है? चैलेंज ऑफ एक्सपांशन। ठीक है, और तीसरा सवाल देखो, पढ़ो। अब इसके लिए आपको पॉलिटिकल पार्टी का नाम पता होना चाहिए। ऑनलाइन में बताओ बेटा, किसी को डाउट है तो आप बता सकते हो। क्या आंसर है ऑनलाइन में? ऑनलाइन वाले लेक्चर करते समय तो मेरे को तो एक ही वो तो सीन आता है, सोते होंगे प्रॉपर। अरे मास्टर बता दी जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं करना बेटा। ऑनलाइन में इफ यू आर अटेंडिंग द लेक्चर, पेन पेपर लेके बैठना। हाँ, क्या है बताओ। हाँ, अब ये किसके बारे में है? ये पहला जो सवाल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कांग्रेस पार्टी। बराबर है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगाते ही जा रहे हैं। ठीक है, अपोजिशन रूलिंग पार्टी भी लगा रही है कि भाई इस पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है? एक ही फैमिली की सरकार है और वही आते हैं, एक ही फैमिली की रूल चलता है, उसी का चलता है, जैसा गांधी परिवार। तो क्या है? इफ ऑल द डिसीजन, सवाल क्या है देखो, इफ ऑल द डिसीजंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी आर मेड बाय अ सिंगल फैमिली एंड ऑल अदर मेंबर्स आर निग्लेक्टेड, देन व्हाट चैलेंज इज बीइंग फेस्ड बाय दैट पार्टी? क्या पूछा गया? कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी में सारे निर्णय एक फैमिली ले रही है और बाकी मेंबर्स को की राय को कुछ भी वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उस पार्टी में कौन सा सबसे बड़ा चैलेंज इन चारों में से है? ठीक है, कौन सा चैलेंज है? कौन सा चैलेंज है? हाँ, बराबर है, सी आंसर है इसका, चैलेंज ऑफ डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चैलेंज ऑफ एक्सपांशन हो गया, फाउंडेशनल चैलेंज हो गया, चैलेंज टू फंडामेंटल राइट्स हो गया, बट क्या है? मैंने क्या बताया था आपको? संस्थाएं जो है, इंस्टीट्यूशंस जो है, उनके अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज आनी चाहिए। मतलब क्या? कि डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत होनी चाहिए। डेमोक्रेसी की जड़ें कब मजबूत होंगी? जब समाज में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जो है उनके अंदर जब डेमोक्रेसी आएगी, तब सही मायने में डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत आएंगी। और जो पॉलिटिकल पार्टी जो खुद के अंदर इलेक्शन प्रक्रिया करवा रहा है, वो क्या इथिकली वो क्लेम भी कर सकता है कि देखो हमारे अंदर वोटिंग हो रहा है, तो हम भी क्या चाहते हैं कि देश में डेमोक्रेसी बरकरार रहे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मतलब दिस द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी, दैट इज चैलेंज ऑफ डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज देयर इन इंडिया, बिकॉज इन न्यूमरस पॉलिटिकल पार्टी, मतलब मैं बड़े बड़ी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, बट इन न्यूमरस पॉलिटिकल पार्टीज बोला जाता है कि हमारे यहाँ पे इलेक्शन है, ये होता है, बट कुछ भी नहीं होता है। नंबर ऑफ पार्टीज के मैं नाम बता सकता हूँ, जैसा एक तो है एनसीपी। ठीक है, एनसीपी के अंदर शरद पवार का जो गठ, कुछ नहीं होता है भाई, वो वही फैमिली में घूम रहे। ठीक है, दूसरा जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, कुछ नहीं, जो उसका लीडर बोलेगा, जिसको देना है वो दे देंगे। अभी तो बीजेपी उसी राह पे। ठीक है, बोलते ही इलेक्शन होता है, बट हाँ चलती किसकी है? मोदी जी और अमित शाह जिसको बोलेंगे उसको। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या है ना कि सही मायने में अगर हमको डेमोक्रेसी लानी है तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी क्या होना चाहिए? डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट होना चाहिए। और ये किस चैलेंज को दर्शाता है डेमोक्रेसी के? चैलेंज ऑफ डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। भाई ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आज के समय में हम लोग
देख रहे हैं, ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं है, बाकी जगहों पे भी ये प्रॉब्लम देखा जा रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? उसके बाद तो दीज आर द चैलेंजेस विच आर फेस बाय इंडियन डेमोक्रेसी, और हमको क्या करना है, इन चैलेंजेस को एड्रेस करना है। अब देखो मोटा मोटी जब हम लोग देखते हैं बेटा, तो दीज आर द मेजर चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, तो कौन से मेजर चैलेंजेस है? पहला चैलेंज है इलिटरेसी का। कौन सा चैलेंज है बेटा? इलिटरेसी। ठीक है, अशिक्षितता। ठीक है, तो इलिटरेसी का तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने अभी हमने देखा कि लोग अगर शिक्षित रहेंगे तो लोगों को प्रॉब्लम समझ में आएंगे, लोगों को अंडरस्टैंडिंग रहेगा, लोगों में कॉन्शियस रहेंगे, लोगों में कॉन्शियसनेस रहेगा, मतलब वैचारिकपना रहेगा। वैचारिकपना क्या होता है कि भाई सच में मैंने वोट क्यों देना चाहिए, वो लोगों को पता रहेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ना कि लोग कास्ट, धर्म, भाषा इसके आधार पर वोट दें। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग बेटा। बहुत बार ऐसे होता है कि इंडिया में कास्टिज्म का पकड़ा बहुत ज्यादा भारी है। इंडिया में कौन सा पकड़ा बहुत ज्यादा भारी है? कास्टिज्म का पकड़ा बहुत ज्यादा भारी है। और ज्यादातर लोग वोटिंग करते वक्त क्या देखते हैं कि स्पेसिफिक जो बंदा जो खड़ा है वो मेरे जात का है क्या, मेरे धर्म का है क्या, ठीक है, कौन सी भाषा बोलता है, कौन सी जगह से आता है, ये सारी बहुत सारी फैक्टर्स लोग कंसिडर करते हैं, बट दीज आर इररिलेवेंट थिंग whenever it comes to the democratic values and democratic principles and the real issues। ठीक है, अगर लोगों को रियल इश्यूज क्या है ये समझना है तो लोगों में क्या होना चाहिए? लिटरेसी रेट ज्यादा होना चाहिए, शिक्षित लोग होने चाहिए, तभी जाके लोग क्या कर सकते हैं, सही मायने में सही मुद्दों पे सही कैंडिडेट को चुन के ला सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो चैलेंज है डेमोक्रेसी के सामने वो क्या है? गरीबी। गरीबी इज अ कॉज ऑफ इनइक्विलिटी। गरीबी के कारण क्या आती है बेटा? इनइक्विलिटी आती है, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है। मतलब जो हम लोग बोलते हैं कि डेमोक्रेसी सही मायने में कब आएंगे? डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज अ डिफरेंट थिंग, जो वोट करने जाते हैं दैट इज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, बट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी आवश्यक है। तो बेटा सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और समाज में जो गरीबी और अमीरी में जो विषमता में जो बढ़ते जा रही है वो क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। मतलब इनकम इनइक्विलिटी शुड फॉल डाउन। तो उसके लिए आवश्यक क्या है कि समाज से जो भारत का सबसे नंबर 1 क्रमांक का दुश्मन है वो कौन है? गरीबी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कौन कहते थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनको जब पूछा गया था कि भाई विच इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ इंडिया, तो उन्होंने साफ तौर से बोला था कि हमारा सबसे क्रमांक 1 का शत्रु कौन है? गरीबी है, और हमको अगर तरक्की करनी है तो हमको गरीबी को हटाना पड़ेगा, और तभी सही मायने में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस सही मायने में काम कर सकते हैं। उसके बाद मेजर चैलेंजेस डेमोक्रेसी के सामने कौन से? कास्टिज्म, जाति भेद, जाति आधारित व्यवस्था। ठीक है, कल मैंने उदाहरण दिया था आपको तमिलनाडु का कि आज भी कैसे कैसे केसेस आ रहे हैं। देखो 21st सेंचुरी, वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, एंड इन सच काइंड ऑफ एन टाइम आल्सो कास्टिज्म के रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट के आधारित भेदभाव समाज में प्रेवेलेंट है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये कास्टिज्म का विषय, ये भी हमको हटाना है। देखो जाति ये ऐसा विषय है ना, कास्ट ये ऐसा फैक्टर है कि एकदम आपको लगेगा कि सर आज 79 ईयर्स हैव बीन पास्ड आउट, कल हमारा 15 अगस्त है, कल शायद से 80 बार, कल 79 है ना, हाँ 79 इंडिपेंडेंस ईयर हमारा रहेगा कि सर 1947 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लागू हुआ और अभी तक 79 ईयर्स हैव बीन पास्ड, बट अभी तक जाति जाति क्यों नहीं है? तो कल ही मैंने आपको योगेंद्र यादव जी का एक स्टेटमेंट बताया था, जो कभी नहीं जाती उसको कहते हैं जाति। बराबर है? मतलब क्या कि जाति कभी जाएंगी नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता कि कभी नहीं जाएंगी, बट इसको जाने के लिए, इसको हटवाने के लिए बहुत लंबा समय, बिकॉज ये जो जाति व्यवस्था है, जाति आधारित जो वर्ण व्यवस्था है हमारे समाज की, ये बेटा 1000-2000 साल पहले से है। तो ये क्या ये 50 साल 100 साल में नहीं जाने वाली, इसको कम से कम और 200 साल वगैरह लग सकता है, उसके बाद धीरे धीरे करके ये निकल जाएगा। बट उसके लिए वी हैव टू टेक अ प्रोएक्टिव स्टेप्स। अगेन उसके लिए आवश्यक है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस आर मस्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया उसके मुताबिक हमको काम करना पड़ेगा, तब जाके समाज में सही मायने में क्या आएंगी? सही मायने में कास्टलेस सोसाइटी बन सकती है। एंड दैट इज द ड्रीम ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। उन्होंने बोला, उन्होंने भी उस टाइम पे माना था कि इतना आसान नहीं है, इसके लिए कठिन संघर्ष करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब उन्होंने कौन सी व्यवस्था की बात की थी? कास्टलेस सोसाइटी की बात की थी। कौन सी व्यवस्था की बात की थी? कास्टलेस सोसाइटी, कि ऐसी सोसाइटी जिसमें जाति आधारित व्यवस्था नहीं होगी। बट क्या हो रहा है बेटा? क्या हो रहा है समाज में? जाति के आधार पे आइडेंटिफिकेशन बहुत स्ट्रांग हो रहा है, और जाति आधारित समूह बनाए जा रहे हैं।
ठीक है। इवन जिस कास्ट के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने फाइट किया, जैसा दलित कम्युनिटी के लिए, उनके भी अंदर क्या हो रहा है, उनके अंदर भी जाति आधारित व्यवस्था बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, बिकॉज दलित में भी क्या आते हैं, अलग अलग सब कास्ट है, तो शादी करते वक्त वो भी देखा जाता है। तो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर क्या बोल के गए, जाति आधारित व्यवस्था लानी है, तो उसके लिए हमको इंटरकास्ट मैरिज करने पड़ेंगे। बट जिन लोगों के लिए उन्होंने फाइट किया, अगर वही लोग उसको डिनाई करेंगे तो क्या हो रहा है, जिस चीज के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने लड़ाई की, वो क्या हो जाएगा, वो लड़ाई डिफीट हो जाएंगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? तो कास्टिज्म हटाना पड़ेगा। दूसरा, कम्युनलिज्म हटाना पड़ेगा। कम्युनलिज्म मतलब क्या, सांप्रदायिकता, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, ये जो नारा है, इसको और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस बात है, कम्युनलिज्म वी हैव टू रिमूव दिस एपिडेमिक व्हिच इज एट अ वेरी पीक लेवल इन इंडिया राइट। कोई भी न्यूज चैनल खोलो, हिंदू मुस्लिम, दूसरा चलो हिंदू मुस्लिम, हर जगह पे हिंदू मुस्लिम चल रहा है। बट यस, वी हैव टू रिमूव दिस। तो डेमोक्रेसी के लिए ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। उसके बाद एंड रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म मतलब होता है कट्टरता। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म मतलब होता है कट्टरता, और ये कट्टरता आज हर धर्म में फैली है। तो इसको भी हमको क्या करना है, हटाना है और कम भी करना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो दीज आर द चैलेंजेस। इसके अलावा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, जेंडर के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन, मतलब सेक्स के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन हम लोग कहते हैं। मेल फीमेल्स, मेल का काम ये है, फीमेल्स का काम ये है। मेल बाहर का काम करेगा, फीमेल्स अंदर की काम करेंगे, ठीक है। और अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग जगहों पे होता है, काम की जगहों पे होता है, पेमेंट में होता है, कि जो पेमेंट पुरुषों को मिलता है वही काम के लिए महिलाओं को पेमेंट कम मिलता है। वेज डिस्पैरिटी इज देयर, इनइक्वालिटी इन वेजेस इज देयर। तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है, इस पर भी हमको एड्रेस करना है। उसके बाद पॉलिटिकल वायलेंस है। इलेक्शन जब होता है, मारा बेटी होती है, इधर वाले आते हैं उधर वाले आते हैं, ठीक है। बट ये क्या है, ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ है। डेमोक्रेसी में जो भी पार्टीज इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है, दोनों को भी, जितने भी पार्टीज हैं, उनको अधिकार है उनके व्यूज, उनके ओपिनियंस लोगों तक पहुंचाए। फिर भले वो सामने वाले को पटे या ना पटे, बट कैसा ये होना चाहिए, जो भी आर्ग्यूमेंट है वो वर्बल आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। पॉलिटिकल वायलेंस इज नॉट, शुड नॉट बी देयर, ठीक है। उसके बाद रीजनलिज्म, ये भी एक चैलेंज है डेमोक्रेसी के सामने, कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो क्या होता है, जो भी स्पेसिफिक लोकल पार्टीज होती है वो एक साथ आ जाती है, अरे भाई देखो खतरे में है, खतरे में है ठीक है, ये देखो बाहर वाले आके ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, जॉब लेके जा रहे हैं, ये क्या है, रीजनलिज्म। तो इसको भी क्या है, इसको भी हमको, ये भी एक चैलेंज है डेमोक्रेसी के सामने, ठीक है। रीजनलिज्म बेसिकली क्या करता है ना, जो रूट, जो रियल इश्यूज रहता है उसको वो क्या करता है, दबा देता है, ठीक है। रियल इश्यूज को क्या करता है, दबा देता है। रियल इश्यूज क्या है, जॉबलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, पॉल्यूशन, और क्या है, महंगाई, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग में जॉब मिलना, ये सारे रियल इश्यूज है, ठीक है। हेल्थ फैसिलिटीज, ये सारे रियल इश्यूज है। तो ये क्या करते हैं ना, ऐसे जो इश्यूज रहते हैं इसको दबा देते हैं। और करप्शन, करप्शन तो यार कॉमन चीज है, हर जगह पे जाओ। और करप्शन के लिए जिम्मेदार कौन है, अबे गवर्नमेंट बोल रहे हो, गवर्नमेंट से ज्यादा जिम्मेदार हम लोग हैं। क्योंकि क्या है, हमारे दिमाग में बैठ गई ये बात, आपको पुलिस वाला पकड़ता है, आप क्या करते हो, अरे सर सेटल कर दूंगा, हाँ। आप ऐसा तो नहीं बोलते ना, सर नहीं वो लेकिन निकालो मशीन, इतना 5,000 है ना, लो 5,000 दो, नहीं, आप क्या बोलते हो, नहीं अरे सर सेटल कर दो ना। तो बेसिकली क्या है ना, और ये भी हमने कहाँ से सीखा है बेटा, कि हमने हमारे मम्मी पापा से सीखा है। क्योंकि कभी ना कभी हम लोग जब छोटे थे तो हम लोगों ने उनको देखा है कि उन्होंने कैसे डील किया पुलिस वाले के साथ, उन्होंने कहाँ से सीखा है, उनके मम्मी पापा से। मतलब क्या, कि ये जो नोशन रहता है, एजुकेशन सिर्फ स्कूलों में नहीं मिलता, एजुकेशन कहाँ से मिलता है, समाज से भी मिलता है। समाज से बहुत सारी चीजें हमको सीखने को मिलती है, एंड वन ऑफ द वे इज फैमिली। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो इसलिए बोला जाता ना, बच्चे का स्कूलिंग कहाँ से शुरू होता है, फैमिली से शुरू होता है। फैमिली जो वैल्यूज उसमें डालती है, उसके थ्रू उसका स्कूलिंग शुरू होता है। कास्टिज्म कहाँ पे आता है, फैमिली से आता है बेटा। कास्टिज्म कहाँ से आता है, फैमिली से आता है। बच्चों बचपन से बच्चों को बताया जाता है, बेटा वो कास्ट का है दोस्ती मत कर, बेटा ये कास्ट का है दोस्ती मत कर। उसके दिमाग में डाल डाल के वो कीड़ा डाला जाता है। अब आप छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के दिमाग में आप बीज डालोगे, क्या होगा, बड़ा बनते बनते राक्षस बन जाएगा। वो क्या करेगा फिर, जब बड़ा बनेगा तो पूरा कास्टिस्ट माइंडसेट, अरे ये उस कास्ट का, उस कास्ट का, इस कास्ट का, वही चलता है। मतलब शुरुआत कहाँ से होती है, फैमिली से होती है। सो दैट्स वाई एजुकेशन जो होना चाहिए वो फैमिली से ही एक वैल्यू कल्टीवेट होनी चाहिए, ठीक है। कास्टिज्म अगर निकालना है तो फैमिली से निकालना पड़ेगा पहले, तब जाके वो निकलेगा। सिर्फ किताबों में लिख के काम नहीं होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सो
ये करप्शन भी निकालना है तो कहाँ से निकालना पड़ेगा? समाज से निकालना पड़ेगा। जितना करप्शन करने वाला रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, जो करप्शन दे रहा है, मतलब जो करप्शन पैसे लेता है उससे कई गुना ज्यादा गुनहगार होता है जो देने वाला। ठीक है, प्रोवर्ब है और इंपॉर्टेंट है कि भाई आप जो पैसे हम लोग दे रहे हैं करप्शन के लिए, हम भी उतने गुनहगार है जितना हुआ है लेने वाला। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और करप्शन क्या करता है? करप्शन मुद्दों को दबाता है, करप्शन ट्रांसपेरेंसी को कम करता है, करप्शन अकाउंटेबिलिटी को खत्म करता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो करप्शन सबसे बड़ा चैलेंज है डेमोक्रेसी के सामने। और आखिरी, राजनीति का गुनहगारीकरण, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। क्या हो रहा है बेटा? क्या हो रहा है? गुंडा जो कल तक गुंडा था उसको लगता है नहीं भाई अभी मेरे को इमेज सुधरानी है, व्हाइट कपड़े पहनने लगता है, इलेक्शन में खड़ा रहता है, इलेक्शन में जीत के आता है, और गुंडे मवाली कहाँ पे जा रहे? पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं और आपके लिए कानून बनाते हैं। और आप पढ़े लिखे लोग, पीएचडी करे हुए हैं कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, और उसके लिए कानून कौन बना रहे? क्रिमिनल। सही मायने में काम करेगा क्या? नहीं करेगा। डिक्लेयर टू एवरी मतलब क्या कि ऐसी राजनीतिक पार्टी को वोट करना चाहिए कि जो बोल रही है कि हम लोग किसी भी क्रिमिनल को टिकट नहीं देंगे। तो और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इज इंक्रीजिंग इन इंडिया डे बाय डे एंड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं पार्लियामेंट में जिन पर रेप के आरोप है, जिन पर अलग अलग प्रकार के मुकदमे बड़े बड़े धाराओं के अंतर्गत लगे गए हैं, बट उनको भी तभी भी मौका दिया जाता है। दैट इज वेरी कंसर्निंग फॉर अ डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी में प्रॉपर डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशंस होने चाहिए। क्यों पार्लियामेंट बनाए गए भाई? पार्लियामेंट का काम क्या है कि हमारे जो मुद्दे हैं उस पर वहां पे विचार विनिमय हो, वहां पे डिबेट हो, डिस्कशंस हो, काउंटर आर्ग्यूमेंट पेश किए जाए। बट आर्ग्यूमेंट पेश करने के लिए दिमाग लगेगा ना, दिमाग है घुटने में। तो ऐसे क्रिमिनल पॉलिटिशियंस को अगर बेच के कुछ फायदा है क्या? आपका मुद्दा उठा पाएगा क्या? नहीं। कौन से मुद्दे उठाएंगे? समोसा में कितना वेट होना चाहिए, है ना? वो बीजेपी का कोई एमपी है, रवि किशन, ठीक है, इज एक्टर, वेरी गुड एक्टर। कौन सा मुद्दा उठा रहे हैं भाई? कि इक्वलाइजेशन करो समोसे का, इधर जाते 5 स्टार में इतना पैसा है, इधर पैसा है। अरे बेवकूफ इंसान, समोसा मैटर करता है क्या? सिंपल सी बात है यार भाई। दिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म। लोगों ने आपको चुन के दिया है, आपको समोसे के लिए नहीं भेजा ना भाई। देयर आर कंसर्निंग एंड प्रेसिंग इश्यूज। भाई अनएम्प्लॉयमेंट है, उस पर सवाल पूछ सरकार को, ठीक है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर सवाल पूछ सरकार को, महंगाई बढ़ रही है, उस पर सवाल पूछ सरकार को, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग का नहीं है, उस पर सवाल पूछो। भाई आप पूछ रहे हो सवाल समोसे, और काहे पर कि समोसे का रेट अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। भाई ये सवाल हो गया है कि नहीं है? मुझे बताओ, एसएससी के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एसएससी के बच्चे, ठीक है, क्या हो रहा है? बिकॉज द एग्जामिनेशन इज नॉट कंडक्टिंग इन अ प्रॉपर मैनर, ठीक है, बच्चों को सेंटर्स दूर दिया जा रहे हैं, ये वहां पे दिया जा रहा है। अब ये सवाल पूछना चाहिए था, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है भाई। हर किसी को चांस नहीं मिलता वहां पे जाने का और सवाल पूछने का, और सवाल पूछने के लिए बहुत कम समय रहता है। तो ऐसे कंडीशन में ऐसी जगहों का इस्तेमाल कौन व्यक्ति ढंग से कर पाएगा? जिसको पता है उसकी अहमियत, जिसको पता है उसका वैल्यू। सो दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन से लोगों को चुन के देना है, ये भी मैटर करता है। तो हमारे, और ये कब समझेगा लोगों को? जब लोग शिक्षित रहेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट इन चैलेंजेस में से सबसे इंपॉर्टेंट जो चैलेंज है डेमोक्रेसी के सामने, वो क्या है? इलिटरेसी, अशिक्षितता, ठीक है। तो लिटरेसी हमको बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यहाँ तक रुकते हैं। एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल, ठीक है। तो फ्रीडम जो हमको मिला है, अगेन फ्रीडम इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बराबर है। ये कुछ ऐसा नहीं कि भाई, बहुत बार ऐसा होता है कि भाई जैसे वन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंगना रनौत मैडम का आपने कुछ स्पीच सुना होगा कि उन्होंने एक टाइम पे एक स्टेटमेंट दिया था कि डेमोक्रेसी हमको भीख में मिली है करके। क्या मिली है? सॉरी, आजादी हमको भीख में मिली है करके। वेरी डेरोगेटरी स्टेटमेंट, बिकॉज number of freedom fighters have led their life for our nation to become freedom, to get freedom. तो ऐसे कंडीशन में भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे कंडीशन में जब हम लोग फ्रीडम की बात करते हैं, आज हमको कुछ नहीं लग रहा है, इसीलिए कल मैंने बोला ना, लोग बोलते हैं कि भाई फ्रीडम छोड़ो, क्या डिक्टेटरशिप आनी चाहिए। लोग बोलते हैं ना हुकुमशाही आनी चाहिए, यार बहुत ये लचान है, इसमें करप्शन हो रहा है, ये हो रहा है। बेटा आज जो अधिकार आपको मिल रहे हैं वो काय से मिल रहे हैं? डेमोक्रेसी से मिल रहा है। आप ये जो बात बोल पा रहे हो कौन सी, कि भाई डेमोक्रेसी को हटा के डिक्टेटरशिप लानी चाहिए, ये भी क्यों बोल पा रहे हो? दैट इज बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी। यस, डेमोक्रेसी इज गिवन यू राइट टू क्रिटिसाइज द एस्टैब्लिश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो। बट जब अगर मान लो डिक्टेटरशिप आ गई तो क्या होगा? जो भी अधिकार हमको दिए गए वो भी नहीं मिलेंगे, और हम लोग उस टाइम पे ना डिक्टेटर को क्रिटिसाइज कर पाएंगे, ना किसी को क्रिटिसाइज कर पाएंगे, और हमारे पास एक ही ऑप्शन रहेगा, किसका? वाह वाह करने का।
वाह वाह वाह, समझ में आ रहा है? एक स्टोरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी। मैं उसका मीनिंग कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ स्टोरी बना के एंड करूंगा। आपको हिटलर पता है? सबको हिटलर, हैव यू हर्ड अबाउट हिटलर? वेरी क्रूएल पर्सन, वेरी क्रूएल पर्सन। एक टाइम पे वैसा हुआ कि उसकी जो पार्टी थी, नाजी पार्टी, उसकी मीटिंग ऑर्गेनाइज ने की थी। अब मीटिंग ऑर्गेनाइज करते वक्त हिटलर बहुत ही बड़ा, मतलब बोल सकते हैं प्रेजेंटर बहुत बढ़िया था, एक्सीलेंट प्रेजेंटर। मतलब उसको पता था कि लोगों को कहाँ पे हिट करना है, कैसे लोगों को कन्विंस करना है, और कैसे लोगों को पेड़ा देके एड़ा बनाना है, बस वैसा उसको पूरा पता था। तो उसने ऐसे किया मीटिंग में, और मीटिंग में वो लेके गए एक मुर्गे को। इसको लेके गया, मुर्गे को लेके गया, और मुर्गा सबके सामने गया पहले, और क्या किया, एक एक करके मुर्गे की एक एक पीस जो रहते, पंख जो रहते, वो निकालना उसने शुरू किया। मुर्गा तड़प कर आता, उसने पूरे मुर्गे को नंगा कर दिया, नंगा कर दिया, और उसने फिर मुर्गे को नीचे छोड़ा। ठीक है, पूरे पंख निकाल दिए, और मुर्गा पूरा खून से लथपथ था, मतलब क्या, इंजर्ड था, उसको नीचे रख दिया। और फिर हिटलर सामने चलने लगा, और उसके जेब में से उसने निकाला पीनट्स का पॉकेट, मतलब चिकन का जो फीड रहता है वो निकाला, चिकन को जो खाने के लिए दिया जाता है वो निकाला। ठीक है, और क्या किया, वो जैसे जैसे आगे जा रहा था वैसे वैसे एक एक दाना डालते जा रहा था, और वो मुर्गा जो था वो उसके पीछे पीछे आते आते वो दाने को खाते खाते उसके पीछे आ रहा था। ठीक है, और ये पूरा प्रेजेंटेशन किया हिटलर ने, और उसके बाद उसके पार्टी के मेंबर्स को बताया कि देखो, बोले ये है जनता। क्या बोले, ये जो मुर्गा है ये जनता है। तो जनता को इतना इतना उन पर अत्याचार करो, और अत्याचार करने के बाद उनको फिर क्या करो, थोड़ा थोड़ा खाना दो। अगर वैसा करोगे तो वो जनता जो है वो आपकी गुलाम बन जाएंगी, और आपसे कभी सवाल नहीं पूछेंगी, मतलब वो एक प्रकार का लॉयल, आपका एक वफादार कुत्ते के समान वो काम करेंगे। दैट इज द एग्जाम्पल विच हिटलर कोटेड इन फ्रंट ऑफ हिज पार्टी। तो ये स्टोरी से आपको क्या समझता है, घर पे जाना, और आज की इंडिया की रियलिटी, आज की अलग अलग जगहों की रियलिटी क्या ऐसी है, कैसे बन सकती है, ये समझने की कोशिश करना। ठीक है, जनरली ये जो उसने एग्जांपल दिया था, ये एक प्रकार का अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट होता है, डिक्टेटर गवर्नमेंट होती है। वो क्या करती है, लोगों को इतना दबलाती है, इतना कुचलाती है, फिर लोगों के पास कुछ भी ऑप्शन नहीं रहता, और लोगों को लगता है कि सरकार हमको पोस रही है, पाल रही है, इसीलिए हमने सरकार का वफादार बन के रहना चाहिए, एक प्रकार से गुलाम बन के रहना चाहिए। दैट इज द वे। बट क्या ऐसी व्यवस्था भारत में आज बन रही है कि नहीं बन रही है, ये आपको सोचना पड़ेगा। क्लियर टू एवरीवन? तो ठीक है गाइस, आज हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ऑनलाइन में किसी को डाउट है तो यू मे आस्क क्वेश्चन, अदरवाइज वी विल एंड द मीटिंग। किसी को डाउट है?